हेलो 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 हेलो। सो बेटा, अगर मेरी आवाज जो कि आज थोड़ी फटेबाज जैसी हो गई है, नहीं तो मेरी आवाज बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल एक रेडियो जॉकी की तरह। लेकिन मैं असुविधा के लिए खेद है। आज अचानक से 2 दिन से मेरा गला खराब हो गया है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई अच्छी चीज होने वाली होती है, लंका लग जाती है। लेकिन मेरा कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड उसको बाय बाय कर देता है। तो भले ही मेरा गला थोड़ा-सा खराब हो, लेकिन आपकी मैडम हार नहीं मानेंगी। आपकी मैडम एकदम धुरंधर क्लास लेने वाली हैं। सो अगर आपको मेरी आवाज़, मेरी ऑडियो और वीडियो एकदम अच्छे से दिखाई दे रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप चैट बॉक्स में खूब सारे थम्स अप, दिल बनाकर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत-बहुत हाई कर दीजिए, ताकि मैं इस हाई कॉन्फिडेंस के साथ एक धमाकेदार क्लास आपकी ले लूँ। जल्दी से। मैं चाहती हूँ मेरे सारे बच्चे, इस बैच के बच्चे बैच में हमेशा बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव रहें और चैट सेक्शन के थ्रू हमेशा मुझे ये एहसास दिलाते रहें कि वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो सो नहीं रहे, वो ज़िंदा हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स के थ्रू दिखना चाहिए। तो अगर मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो आपको खूब बखूबी दिखाई दे रही है, खूब सारे रिस्पॉन्स दे दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। सो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, तो स्टार्ट करते हैं आज का खेला। तो यहाँ पर मुझे चैट आपकी थोड़ा दिखाई नहीं दे रही है चलते हुए। मैं 1 सेकंड इसको देखती हूँ बेटा। यस, अब मुझे चैट दिखाई दे रही है, बेहतरीन। तो चैट बॉक्स में बहुत सारे दिल, बहुत सारे थम्स अप आ गए हैं और कुछ हग्गी और झप्पी भी आ गई हैं, जादू की झप्पी। तो इस जादू की झप्पी से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया है। बेटा, हम लोग टीचर ना कई-कई सालों से पढ़ाते हैं। मैं लगभग 12-13 साल से पढ़ा रही हूँ, लेकिन यकीन मानो, जब हम अपनी पहली क्लास लेते हैं ना किसी भी बैच की, तो हम बिल्कुल एक छोटे से मासूम बच्चे की तरह नर्वस होते हैं। अंदर से दिल एकदम धक, धक, धक कर रहा होता है। हम डर रहे होते हैं कि हम नए बैच में जा रहे हैं, बहुत सारा नया बच्चा हमसे जुड़ने वाला है। क्या वो हमें प्यार करेगा? क्या वो हमें पसंद करेगा? क्या वो हम पे भरोसा करेगा? तो ये सारे सवाल हमारे दिमाग में गूंज रहे होते हैं। जब आप एग्ज़ाम देते हो, आपको डर लगता है ना, ऐसी जब हमारी पहली क्लास होती है, तो इतनी उम्र दराज़ होने के बाद, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद हमें पहली क्लास में आज भी डर लगता है, सच में। लेकिन जब आप इतने प्यारे-प्यारे रिस्पॉन्सेज़ चैट बॉक्स में देते हो ना, तो फिर हमारा वो सारा डर गायब हो जाता है और फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आपने अपनी मैम को कॉन्फिडेंस से भर दिया है और अब मैं इस कॉन्फिडेंस से पूरी क्लास को फोड़ने वाली हूँ। हम मिलकर इस क्लास में धूम मचाने वाले हैं। तो अगर आप सब लोग रेडी हैं धूम मचाने के लिए, तो फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिए, धूम मचाने के लिए रेडी हैं। हम धूम मचाने के लिए रेडी हैं मैम क्लास में। चलिए मेरे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसे मैं हर एक क्लास को बैच में स्टार्ट करूंगी, मैं फिर से एंट्री लेती हूं। अभी तो मैंने ऑडियो और माइक चेक और वीडियो चेक करा है। अभी तो मैंने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, आपका प्यार और आपका अपनापन महसूस किया है। अब मैं फिर से एंट्री लेती हूँ, रीटेक करते हैं बॉस। Hello, Bacha Party. This is Archana Rathi, your botany mentor in this beautiful platform of Physics वाला, जहां हर साल लाखों बच्चे नीट की तैयारी करते हैं और सिलेक्शन पाते हैं। तो आज हम यहाँ क्यों आए हैं? आज हम यहाँ आए हैं यकीन 1.0, वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉपर बैचेस ऑफ इंडिया फॉर नीट प्रिपरेशन की पहली बॉटनी की क्लास लेने। जी हाँ, जो कि सबके लिए फ्री है। लेकिन आगे आने वाली बाकी जितनी भी क्लासेस होंगी, वो बेटा ऐप के ऊपर होंगी। तो मेरी आवाज़ बहुत मीठी, बहुत सुरीली, बहुत प्यारी है। मेरे जो कलीग्स हैं वो कहते हैं कि मैम आपकी आवाज़ एकदम आरजे जैसी है, लेकिन आज थोड़ी आपको अगर लग रही होगी, इनकन्वीनियंस के लिए खेद है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, राइट? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का खेला। तो मैम, आपकी जो बॉटनी क्लासेस हम रहेंगी हमारे ऐप के ऊपर, पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर जब आप जाएंगे और जब आप हर दिन, मेरी क्लास होंगी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। जी हाँ, दिन को नोट कर लीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये 3 दिन मेरी क्लासेस होंगी 1:15, सवा 1 से 3 के बीच में। ठीक है जी? जी मैम। लेकिन अभी पहले हफ्ते मेरी आज क्लास है, फिर कल जूलॉजी की होगी, फिर फ्राइडे में मेरी क्लास होगी।
आगे आने वाले हफ्तों में मेरी क्लासेस मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 1:15 से 3 PM के लिए फिक्स होंगी पूरे साल के लिए। जी मैम, ये बात समझ में आई। अब मैम बॉटनी क्लासेस में हमें क्या-क्या मिलेगा जरा आप बता दीजिए। आ जाइए बेटा। तो जब आप ऐप के ऊपर अपनी बॉटनी क्लास पर क्लिक करेंगे तो 1:15 PM पर आप शार्प आएंगे, बिल्कुल डिले नहीं करेंगे। मैम की क्लास 1:15 शार्प शुरू हो जाएगी। मैं कभी लेट नहीं आऊंगी क्लास में। आप भी शार्प 1:15 PM पर क्लास में आएंगे और लाइव क्लास अटेंड करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि पूरे साल रिकॉर्डेड क्लासेस बैच में पड़ी रहेंगी, जब हमारा मन करेगा हम तब क्लास को अटेंड कर लेंगे। नहीं बेटा, नहीं। आपको रोज मैम के साथ लाइव लेक्चर अटेंड करना है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, आप थोड़ा बीमार महसूस कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो, ये गांठ बांध लेनी है आज ही से। तो मैं आपकी क्लास, लाइव लेक्चर क्लास हम लेंगे, उस क्लास में हम नोट्स बनाएंगे। जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको लेक्चर के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में तुरंत अपलोड कर दिए जाएंगे, वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप क्लास के दौरान अपने नोट्स नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे। क्लास पढ़ते पढ़ते आप मेरे साथ साथ अपनी अच्छी सी सुंदर सी, आज ही से प्यारी सी सुंदर सी बॉटनी कॉपी बना लीजिए। उसमें क्लास के साथ साथ अपने अच्छे से नोट्स बनाइए, अपने कॉपी मेंटेन कीजिए और लेक्चर खत्म होने पर पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे ही बेटा। फिर उसके बाद जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाएगा, थोड़े समय बाद जितना मैं पढ़ा दूंगी, जैसे आज जितना मैं पढ़ा दूंगी, उसका डेली प्रैक्टिस शीट आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, जो आपको क्विज फॉर्मेट में मिलेगी। आप उसे क्विज फॉर्मेट में सबमिट कर दीजिएगा, फिर उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और उसके वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारे साथ रोज होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। मैम आएंगी, पढ़ाएंगी, आप मेरे साथ साथ समझोगे, बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन से, इधर उधर ध्यान नहीं होगा। बिल्कुल एक ऐसी जगह जाकर पढ़ोगे जहां आपके आसपास कोई ना हो, कान में ईयरफोन हो, 100% कंसंट्रेशन हो। क्योंकि मैंने आपसे लॉन्च के दिन ये वादा किया था कि मैं आपको बॉटनी क्लास में ही याद कराऊंगी, ताकि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए पूरा समय मिले। तो आपको भी मुझसे ये वादा करना पड़ेगा कि आप क्लास में 100% कंसंट्रेशन से बात को सुनेंगे, समझेंगे और लेक्चर के साथ साथ अपने नोट्स बनाएंगे। फिर आपको डीपीपी सॉल्व करनी है जैसे ही लेक्चर खत्म होगा। ये आपको रोज करना है, रोज, बिना रुके, बिना थके, बिना बहाना बनाए। फिर उसके बाद आपको टेस्ट प्लानर मिलेगा। बैच के अंदर आप जाएंगे, रिसोर्सेज में टेस्ट प्लानर होगा। आपको टेस्ट वीकली बेसिस पर या एक हफ्ता छोड़कर इस तरह से टेस्ट देने होंगे। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, जैसे आज हमारा चैप्टर, हम कौन सा चैप्टर कवर करने वाले हैं बेटा? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये 11वीं क्लास का चैप्टर है। मैम हमने यहीं से क्यों शुरू किया? 11वीं क्लास में तो सबसे पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड होता है। क्योंकि बेटा ये चैप्टर जो है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये जीवन का सार है। पूरी जूलॉजी, पूरी बॉटनी सेल से ही तो जुड़ी है। तो इसीलिए हम ये चैप्टर सबसे पहले पढ़ाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का कनेक्शन बाकी सारे चैप्टर्स के साथ है। तो आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वो हमारा 11th क्लास का टॉपिक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद, खत्म होने के बाद आपको एक समरी लेक्चर मिलेगा, जो लगभग 1.5 घंटे से 1 घंटा 40 मिनट के बीच का होगा, जिसमें जितने भी लेक्चर हमने पढ़ाए उसका एक सार आपको मिलेगा, ताकि अगर टेस्ट से पहले आपको स्पीड में कोई चैप्टर रिवाइज करना है तो आप इस समरी लेक्चर से रिवाइज कर सकते हैं। फिर चैप्टर खत्म होने के बाद आपको प्रैक्टिस शीट मिलेंगी, दो प्रैक्टिस शीट मिलेंगी। एक प्रैक्टिस शीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, पुराने आए हुए क्वेश्चंस नीट में, और दूसरी प्रैक्टिस शीट में छटे हुए अच्छे क्वेश्चंस होंगे। और दोनों ही प्रैक्टिस शीट में लगभग 80 से 100 क्वेश्चन होंगे। यानी कि आपको चैप्टर खत्म होने के बाद लगभग 150 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट की फॉर्म में मिलेंगे। डीपीपी तो आपको रोज मिलेंगी। फिर चैप्टर खत्म होने के बाद पूरे चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। पॉडकास्ट, ये बॉटनी स्पेशल है, इसमें आप स्टार लगा लीजिए। और प्लीज आप दूसरे टीचर्स को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे कि मैम हमें पॉडकास्ट दे रहे हैं तो आप भी दीजिए। ये सब कुछ आपको बाकी सारी क्लासेस में भी मिलेगा, लेकिन ये दोनों जो चीजें हैं ये आपको सिर्फ बॉटनी क्लास में मिलेंगी। तो मैं आपको पॉडकास्ट दूंगी,
पॉडकास्ट क्या होता है आप सब जानते हैं, आजकल तो पॉडकास्ट इतना फेमस है। मैंने सारे चैप्टर्स के पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे या खाना खाते हुए या कहीं ट्रैवल करते हुए, आपको कुछ नहीं करना, उस पॉडकास्ट को ऑन करना है और मस्त होके सुनते जाना है, पूरा चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा। तो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हुए हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई कहानी चल रही हो और आपको चैप्टर याद हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी फिल-अप्स, मैं एनसीईआरटी को आपको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दूंगी, ताकि जब आप उसे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में अपने आप भरेंगे तो आपको हर एक लाइन खुद से याद हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये सब कुछ बॉटनी क्लास में आपको मिलने वाला है। बाकी मैंने बहुत डिटेल में, कल मैंने आपका एक सेशन लिया था कंपटीशन वाला चैनल पर। आज की क्लास यकीन चैनल पर हो रही है। हमारा एक चैनल है कंपटीशन वाला, वहां पर ओरिएंटेशन क्लास में आप जाएंगे, जो मैंने कल की क्लास ली थी उसमें मैंने पूरी डिटेल में समझाया हुआ है कि बैच को आपको कैसे चलाना है। आपको कहाँ नोट्स मिलेंगे, कहाँ लेक्चर प्लानर मिलेगा, कहाँ टेस्ट प्लानर मिलेगा, कहाँ आपको डीपीपीज मिलेंगी, कहाँ टेस्ट मिलेगा, मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। तो जिस भी बच्चे को दिक्कत है वो यूट्यूब पे कंपटीशन वाला चैनल टाइप करेंगे, ओरिएंटेशन सेशन में जाएंगे, जो कि 14 अप्रैल को लिया गया है। उसमें बैच को चलाने का पूरा प्रोसीजर, क्योंकि कई सारे बच्चे शायद ऑनलाइन पहली बार पढ़ रहे हों, उन्हें बैच को चलाना ना आता हो, मैंने 1 घंटा पूरी डिटेल में समझाया है। मैं आज उस समय को सेव करूंगी और मैं चाहती हूं मैं वो समय पढ़ाने में ज्यादा निकालूं। इज दैट क्लियर? चलिए जी मैम, ये सब कुछ हमें समझ में आ गया है। मैम आज आप हमें क्या क्या पढ़ाओगे? आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सेल। सेल क्या है उसे समझेंगे, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल थ्योरी क्या है, और सेल का एक खांचा देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे। जैसे मूवी आने से पहले ये पूरे के पूरे चैप्टर में हम पूरे सेल को पढ़ने वाले हैं। सेल के अंदर क्या क्या होता है, सेल के अंदर सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेली, इस पूरे चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उसका एक छोटा सा ट्रेलर, मूवी आने से पहले 1 मिनट का ट्रेलर आता है ना, तो पूरा चैप्टर का ट्रेलर हम ओवरव्यू ऑफ सेल में देखेंगे। फिर वो खत्म होने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं, जो मैंने किसी और बुक से छापे नहीं हैं, वो आपके लिए सेल्फ डिजाइंड है फ्रॉम एनसीईआरटी। फिर हम एक आध पीवाईक्यू करेंगे और साथ साथ जितना पोर्शन हमारा कवर हो जाएगा उतने पोर्शन को एनसीईआरटी से रीड करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करना क्लास में ही हम करेंगे। इस चीज को मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगी कि आप कर लेना। ये सब कुछ हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट किए फिर स्टार्ट करते हैं आज का खेला, मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। अब शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं, जिसमें मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। अबाउट माई सेल्फ, मैं कौन हूं? मैम आप इसको बिल्कुल ब्लैंक लेकर आए हो, इस स्लाइड को आपने यहां कुछ भी नहीं लिखा, नो क्रेडेंशियल्स, नथिंग, क्योंकि मैं जानती हूं, मैं ये मानती हूं, क्योंकि मैं अभी जो बनना चाहती हूं अभी बहुत आगे जाना है। तो मैं यहाँ कुछ लिख के नहीं लाई, मैं आपको अपने बारे में अपने आप बताऊंगी, आप उसे मेरी मुंह जुबानी सुनो। सो अबाउट माई सेल्फ, मैं हूं अर्चना राठी, अ बॉटनी टीचर। सन 2013 में मैंने अपनी एमएससी बॉटनी से करी फ्रॉम हिंदू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और सन 2013 से ही मैं कोचिंग इंडस्ट्री में एंटर हो गई और मैंने लगभग दिल्ली के सारे रिप्यूटेड मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है, जो भी आप नाम जानते हैं। जी हाँ, मेडिकल कोचिंग कोचिंग से जितने भी नाम जुड़े हुए हैं मैंने सारे मेडिकल कोचिंग में पढ़ाया है, रैंकर बैच को पढ़ाया है। और आज की तारीख में 1000 से भी ज्यादा बच्चे मेरे पढ़ाए हुए अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में हैं, चाहे वो एम्स हो, सफदरजंग हो, एलएचएमसी हो, केजीएमसी हो, भारत के सारे मेडिकल कॉलेजेस में मेरा बच्चा है। और मुझे लगभग 12 से 13 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। तो काफी सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं जो अपनी एमडी और एमएस करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। ये तो हुए मेरे क्रेडेंशियल्स। अब मैं थोड़ा सा आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बता देती हूँ। मैं एक जाट कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, उत्तर प्रदेश, मेरठ आपने नाम सुना होगा, मुजफ्फरनगर, वहां से हम बिलोंग करते हैं। मेरे पापा कांस्टेबल थे उत्तर प्रदेश पुलिस में, मेरी मदर एक हाउसवाइफ थी और हम 3 बहनें हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरी 2 छोटी बहनें हैं।
अब एक कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से आना, कंजर्वेटिव फैमिली से आना, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था टू प्रूव माई सेल्फ कि लड़कियां भी कर सकती हैं, जो चाहें वो भी दुनिया जीत सकती हैं। और मैं एक शार्प माइंडेड लड़की नहीं थी। अगर मैं अपनी जेनेटिक्स की बात करूं, आप ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में मैं आपको बताऊंगी कि इंटेलिजेंस जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती है और मेरा आईक्यू लेवल बहुत हाई नहीं था, एवरेज। लेकिन एक चीज जो मेरे अंदर बचपन से थी, वो थी ना हार मानने का एटीट्यूड। अगर मुझे सामने से कोई ये कह देना तो कि तुमसे ये नहीं होगा, तो फिर मेरे अंदर एक अजीब सा कीड़ा चल पड़ता है कि मुझसे ही होगा। इसी एटीट्यूड की वजह से मैं अपनी लाइफ में यहाँ तक हूँ, वरना मैं कोई बहुत शार्प माइंडेड या बहुत हाई आईक्यू लेवल वाली लड़की नहीं थी। लेकिन हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड मुझे आज यहाँ तक लेकर आया है, जहाँ मेरे हज़ारों बच्चे आज डॉक्टर्स हैं और मैं प्राउडली ये कह सकती हूँ। बेटा, मैं भी आपसे बैच में यही उम्मीद करूँगी कि आप भी कभी हार ना मानें। अगर मैं आपको छोटी-सी अपनी स्टोरी बताऊँ, मैं भी एक नीट एस्पिरेंट थी। 11th-12th में मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि हाई-फाई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जहाँ नीट की तैयारी कराई जाती है। मैं एक छोटे से स्कूल में पढ़ी हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, जहाँ मैंने नॉर्मल पढ़ाई करी है, लेकिन हाँ, जान लगाकर पढ़ाई करी है। इस तरह पढ़ाई करी है कि मेरे स्कूल के 10th और 12th क्लास का जो बोर्ड था मेरे स्कूल में, उसमें मैं टॉपर थी, मेरा नाम सबसे ऊपर है। लेकिन मुझे बाहर की दुनिया की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि दिल्ली जाओ, वहाँ बड़े-बड़े से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाओ। वहाँ मैंने जाकर पढ़ाई करी। रात के 2 बजे तक पढ़ती थी, सुबह 6 बजे उठ जाती थी। एग्ज़ाम दिया। उस समय जो एग्ज़ाम होता था ना, वो अलग-अलग एग्ज़ाम होते थे। सीबीएसई, पीएमटी अलग हो रहा है, आपका बीएचयू अलग हो रहा है, एएफएमसी अलग हो रहा है, अलग-अलग फॉर्म भरने रहते थे। मेरे पापा ने अपनी सारी की सारी ताकत लगाकर उस कोचिंग की फीस भरी और मुझे पढ़ने भेजा और मुझे इस ज़िम्मेदारी का एहसास था कि मुझे क्या करना है। मैंने उस समय एआईपीएमटी का प्री और मेंस हुआ करता था। मैंने प्री में बहुत अच्छे मार्क्स लिए, लेकिन मेंस में मेरे को चिकन पॉक्स हो गया। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा मेरे साथ ऐसा हुआ है, शायद भगवान मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक्स्ट्रा प्यार करते हैं कि जब भी मेरी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है, उसका रिज़ल्ट मिलने वाला होता है, मैं बहुत मेहनत कर रही होती हूँ, रिज़ल्ट मिलने के समय मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो जाता है और मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। ऐसा हमेशा होता है मेरे साथ, लेकिन मैंने कभी कंप्लेन नहीं करी। भगवान को कभी ये नहीं बोला कि मैं ही क्यों? मैंने हमेशा भगवान पे भरोसा किया कि इसी में अच्छा छुपा है, इसी में अच्छा छुपा है। अगर मैं सेलेक्ट हो जाती, तो मैं इतने सारे बच्चों को कैसे पढ़ाती? वो कैसे मेडिकल कॉलेज जाते? कैसे वो इतनी अच्छी टीचर पाते? तो एंड टाइम पे मेरे को चिकन पॉक्स हुआ और चिकन पॉक्स होने के बाद मेरा मेंस में 4 नंबर से रह गया। मैंने हार नहीं मानी। 12th क्लास के बाद मैंने तैयारी की थी। फिर मैंने 1 साल और लगाया, ग्रेजुएशन के साथ फिर से तैयारी करी और उस साल भी मेरा 2 नंबर से एमबीबीएस सीट में रह गया, बीडीएस सीट मिल रही थी। फिर कहीं न कहीं मुझे ये समझ में आ गया कि ये मेरे लिए नहीं है। मैंने जान लगा के मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, बहुत नॉलेज गेन करी, अपना फुल पोटेंशियल दिखाया। पर क्योंकि आईक्यू लेवल इतना हाई नहीं था, तो मेरी फिज़िक्स थोड़ी कमज़ोर थी। लेकिन मैं मेहनती बहुत थी। फिर मैंने ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से और फिर मैं यहाँ आ गई। मेरे एक प्रोफ़ेसर ने मुझे बताया कि बेटा, आप में एक चीज़ आउटस्टैंडिंग है, जो पूरे बैच में किसी के पास नहीं है, वो है आपकी समझाने का तरीका। जब हम एमएससी में हुआ करते थे, तो वहाँ हमें सेमेस्टर में पढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मिलता था। 3rd सेमेस्टर में प्रोफ़ेसर बोले कि आप पढ़ाओगे। सो हमारे हमारे लिटरली पीरियड्स हुआ करते थे, जहाँ हम पढ़ाते थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि यू कैन बी अ वेरी गुड टीचर। तो ये बात मेरे दिमाग में सेट हो गई और मैं हमेशा से ही पढ़ाती थी। बचपन में अपनी बहनों को पढ़ाती थी। जब मैं खुद की 12th क्लास में थी, 7वीं 8वीं बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती थी। जब मैं खुद की ग्रेजुएशन में थी, तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। जब मैं एमएससी कर रही थी, तो मैं कमला नगर जाती थी, मॉडल टाउन जाती थी पढ़ाने। तो मैं हमेशा से पढ़ा रही थी। लेकिन किसी ने मुझे सामने से आके ये कॉन्फिडेंस नहीं दिया था कि तू बहुत अच्छा पढ़ाती है। जब मेरे प्रोफ़ेसर ने मुझे ये बात कही, तो मुझे रियलाइज़ हुआ, हाँ, ये मैं यही हूँ। मैं यही बेस्ट कर सकती हूँ। एक टाइम ऐसा था जब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल थी। हम तीनों बहन पढ़ रहे थे। पापा हमें सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। 15 तारीख तक जब महीने का आधा आ जाता था, तो फिर टेंशन होती थी कि यार आधा महीना कैसे निकलेगा?
तो फिर मुझे समझ में आया कि अब छोड़ो, मैंने CSIR नेट में AIR 21 गेन किया था और गेट में परसेंटाइल वाज 99.2। मैं बहुत अच्छी अच्छी जगह से IIT से PhD कर सकती थी, पर मैंने उसको ऑप्शन को हटाया क्योंकि मेरी 2 छोटी बहनें हैं, उसी दौरान वो भी पढ़ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब वो काम करना है जिसमें मैं अच्छी हूँ और साथ में पैसा भी कमाना है। सो MSc खत्म करते ही तुरंत मैं इस मेडिकल कोचिंग इंडस्ट्री में आ गई और वो समय है और आज का समय है, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और इस पूरी जर्नी में जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, तो मुझे कोई पछतावा नहीं होता। मैंने इतनी मेहनत से नीट की तैयारी करी, मेरा नीट का एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, अच्छा हुआ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल डॉक्टर हैं, वो कहते हैं यार तेरी लाइफ मस्त है, अपना पढ़ाती है, बच्चों की रिस्पेक्ट मिलती है, प्यार मिलता है, तू ऐसे मत सोचना कि तू डॉक्टर नहीं है। हम तो तुझे लुक अप टू करते हैं कि कितना प्यारा लाइफस्टाइल है, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल है, फैमिली बैलेंस हो रही है, काम भी हो रहा है। तो लाइफ में कभी भी ये मत सोचना कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। मुझे कभी नहीं मिला अपनी लाइफ में, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन सही मायनों में भगवान के कुछ और ही प्लान्स होते हैं। तो बेटा लाइफ में कहीं भी पहुंचने के लिए बस 2 चीजें जरूरी होती हैं, ध्यान रखना। सबसे पहला मेहनत, ईमानदार मेहनत, अपने आप से करी गई ईमानदार मेहनत। और दूसरा कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड, चाहे चीजें आपके हिसाब से हो रही हो या ना हो रही हो। ये इस साल आपको ध्यान रखना है। टेस्ट में मार्क्स आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आ रहे हो या ना आ रहे हो, बैच में कुछ समझ आ रहा हो या ना आ रहा हो, आप इंटेलिजेंट हो या एवरेज स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, आपको लगे रहना है। हर रोज बिना रुके बिना थके क्लास लेनी है तो लेनी है। हर दिन DPP सॉल्व करनी है तो करनी है, सारे टेस्ट देने हैं तो देने हैं। अपने दिमाग को कोई चॉइस नहीं देनी है। जहां आपने अपने दिमाग को चॉइस दी वहां वो आपको बनाएगा पागल। आप अपने दिमाग के मास्टर खुद बनेंगे बेटा, आप अपने दिमाग के मास्टर खुद बनेंगे। और आज भले ही मेरा गला खराब हो, मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। मैं पिछले 2 दिन से इतनी एक्साइटेड हूं कि यकीन 1.0 इज माई लेगेसी, इट इज माई बैच, बिकॉज मैं इसे सालों से पढ़ा रही हूं। पिछले 5 सालों से मैं PW में हूं और मैं सालों से यकीन 1.0 बैच ले रही हूं। आज एंड टाइम पे गला खराब हो गया, सुबह से आवाज नहीं निकल रही, सुबह से 12 बार मैं गार्गल कर चुकी हूं। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि यार आज की क्लास कैंसिल कर दो या कोई और टीचर मेरी क्लास ले लेगा, फिजियोलॉजी वाली मैम, नहीं, मुझे ही लेनी है। इस फटे बास वाली आवाज में भी मुझे ही क्लास लेनी है और मुझे पता है मेरा बच्चा मुझे पसंद करेगा। यही एटीट्यूड होना चाहिए बेटा, बस। तो बैच में ना मैं सिर्फ आपको नोट्स नहीं दूंगी, नोट्स आपको ChatGPT से भी मिल जाएंगे। बैच में क्योंकि मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट रही हूं, मैंने फाइनेंशियल स्ट्रगल देखी है, मैंने हेल्थ स्ट्रगल देखी है, हेल्थ इश्यूज देखे हैं, सब कुछ जो आप लाइफ में देखोगे या देख रहे हो वो सब मैं देख चुकी हूं, एक्सपीरियंस्ड हूं। तो मैं बैच में सिर्फ आपको नोट्स नहीं दूंगी बेटा, मैं बैच में आपको वो सारी चीजें समझाऊंगी कि किस तरह आपको इस नीट की जर्नी को पूरा करना है और कैसे बाहर आना है एज अ विनर। So I will be your mentor as well as your botany teacher in this batch. आप आंख बंद करके मेरे पर भरोसा कर सकते हो। बिल्कुल भी ये मत, कोई इतना सा भी डाउट मत रखना बेटा। मैं अपनी पूरी जान लगा देती हूँ हर साल यकीन 1.0 बैच में, अपनी पूरी जान लगा देती हूँ कि जो भी इस बैच से बच्चा पढ़े, चाहे वो डॉक्टर बने या ना बने, पर उसकी मेहनत खराब ना हो और वो जीवन में कुछ ऐसा करे कि 4 लोग खड़े होकर देखें कि यार ये बच्चा अलग दिखाई दे रहा है। मैं इस तरह से आपको इस बैच में मेंटोर करूंगी, इस तरह से चीजें आपको समझाऊंगी, आप जीवन में एज अ विनर बाहर आओगे। एग्जाम्स तो यार छोटी चीज होते हैं, लेकिन जो लाइफ का एग्जाम है ये सबसे बड़ा होता है। इसमें जो विनर होता है ना, एक्चुअल में वही विनर होता है। तो बस दिस वॉज अबाउट माई सेल्फ। बाकी पूरे साल आप मुझे जानोगे, एक दिन में मुझे नहीं जान जाओगे आप मुझे पूरे साल धीरे धीरे जानोगे, मैं आपको जानूंगी और इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है हर साल। यकीन 1 पॉइंट की आखिरी क्लास में मैं रोती हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। और ये मत समझना कि ऑनलाइन क्लास है मैं तुम्हें जानूंगी नहीं, तुम्हारे नाम याद नहीं होंगे। तुम देखना, मैं तुम्हारे नाम भी याद करूंगी, तुम्हें जानूंगी भी, तुम्हारे नाम लेकर तुम्हें क्लास में पढ़ाऊंगी, तुम्हें ऑफलाइन वाला फील आएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का खेला। दिस वॉज अबाउट माई सेल्फ। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आ जाइए मेरे बच्चों। तो चलिए,
अब अपने अपने पेन और कॉपी अपने सामने खोल लीजिए। जिस बच्चे ने बॉटनी कॉपी नहीं बनाई है, ये बहुत गलत बात है, आपको पहले ही बॉटनी कॉपी बना के आना चाहिए था, लेकिन आज आप अगर नहीं बनाई है, एक पेपर में लिख लीजिए, उसको साफ सुथरा बॉटनी कॉपी में फिर लिखेंगे। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सेल, इंट्रोडक्शन टू लाइफ, 11वीं क्लास का पहला चैप्टर। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं विद, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मैम नेचर में ना दो तरह की चीजें होती हैं मैम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन का मतलब 4th 5th क्लास में ये बताते हैं कि व्हाट आर एनिमेट थिंग्स एंड व्हाट आर, यहां से शुरू, व्हाट आर एनिमेट थिंग्स एंड व्हाट आर इनएनिमेट थिंग्स। क्या मैम बड़ा फैशनेबल वर्ड यूज कर रहे हो? हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर पढ़ेंगे हम इस क्लास में। दिस इज अ इंग्लिश बैच। सो बेटा, अगर मैं नेचर में चीजों को डिफाइन करूं तो नेचर में दो तरह की चीजें होती हैं। एनिमेट थिंग्स, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे, मेरे हटने का वेट नहीं करेंगे कि मैम बोर्ड से हटेंगी तब हम नींद से जागेंगे और फिर नोट्स बनाएंगे, नहीं। जिस समय मैं बोर्ड पर लिख रही हूं तुम भी अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे, और जिस समय मैं समझा रही हूं तुम्हारा पेन नीचे होना चाहिए और तुम्हारे कान और तुम्हारा दिमाग बिल्कुल मेरे शब्दों पर होना चाहिए। ठीक, चलिए। सो दो तरह की चीजें हो गई, एनिमेट थिंग्स एंड इनएनिमेट थिंग्स। राइटिंग मेरी मोती जैसी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसी है जो आपको समझ आ जाएगी। फॉन्ट साइज इतना रखूंगी कि आपकी आंखें खराब ना हो, आपको चश्मा ना लगे। चलिए, एनिमेट थिंग्स और इनएनिमेट थिंग्स, सोचकर बताओ, सोचकर बताओ एनिमेट थिंग्स क्या होनी चाहिए। सोचकर बताओ बेटा, एनिमेट थिंग्स क्या होनी चाहिए। एनिमेट, जी हाँ, ये एक फैशनेबल वर्ड है, ये एक साइंटिफिक वर्ड है, भारी भरकम सा शब्द है जिसको हम चौथी पांचवी क्लास में सिंपल सा पढ़ते थे। लिविंग थिंग्स, जिंदा चीजें। तो जिंदा चीजों को हम क्या कहते हैं? एनिमेट थिंग्स, है ना। तो लिविंग थिंग्स के लिए एक भारी भरकम शशि थरूर टाइप अंग्रेजी शब्द है एनिमेट थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, जिन्हें हम जिंदा नहीं कहते कि ये जिंदा नहीं है, टेबल, चेयर, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन तो हमसे भी ज्यादा जिंदा चीज है आजकल। तो दो तरह की चीजें हो गई बेटा नेचर में, एनिमेट एंड इनएनिमेट, लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब आप मुझे ये सोचकर बताओ, आप मुझे ये सोचकर बताओ कि मैं लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स क्यों कहती हूं और नॉन लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स क्यों कहती हूं। ऐसा लिविंग थिंग के पास क्या है कि वो लिविंग है, जिंदा है, और ऐसा नॉन लिविंग थिंग के पास क्या है कि मैं उसे जिंदा नहीं मानती? जल्दी से बताओ। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी। अगर आपने 11वीं और 12वीं क्लास में कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा, एकदम नील बटे सन्नाटा, तो भी आप इस बैच से 10 आउट ऑफ 10 होके जाओगे। बिल्कुल बेफिक्र रहो। चलिए, तो मैम हम लिविंग थिंग को लिविंग इसलिए कहते हैं, कॉल्ड एज लिविंग, कॉल्ड एज लिविंग। इसको लिविंग कहने का क्या मापदंड है मैम? इसको लिविंग कहने का क्या क्राइटेरिया है मैम? क्यों कह देते हैं हम इसको जिंदा? जिंदा इसलिए कहते हैं मैडम बिकॉज इसके पास एक ऐसी चीज है जो इसको जिंदा रहने पर मजबूर करती है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल मेरे बच्चों, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल। जी हाँ, ये ऐसी जादू की छड़ी है जो किसी भी चीज में अगर लग जाए, किसी भी चीज में अगर पड़ जाए तो उसको जिंदा कर देती है, तो उसको जिंदा कर देती है। तो लिविंग थिंग को हम एनिमेट थिंग या लिविंग थिंग क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है रीजन असर्शन में। हर एक लाइन को एक क्वेश्चन की तरह समझना है, रटना नहीं है कुछ भी, कॉपियां नहीं भरनी है, पोथे नहीं भरने हैं, सब कुछ यहां फीड करना है यहां, और हर एक चीज पर कॉन्सेप्ट बनाना है। रीजन असर्शन का सवाल हो सकता है, लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड लिविंग, रीजन में बिकॉज लिविंग थिंग्स हैज सेल। मैम इन्हें हम इनएनिमेट थिंग्स क्यों कहते हैं, ये नॉन लिविंग क्यों हैं? बिकॉज ऑफ
एब्सेंस ऑफ सेल। तो भाई साहब ये ऐसा बाण है, ये ऐसी जड़ी बूटी है सेल, जिसके पास है, जिसके पास है वो लिविंग, जिसके पास नहीं है वो नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग या इनएनिमेट आप किसे कहोगे? जिसके पास सेल नहीं है। जिसके पास है वो लिविंग है। जी मैम। ये बात तो समझ में आ गई। चलो, ये कहानी हमने समझी। अब मैम, जितने भी लिविंग एंटिटीज पृथ्वी पर हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि भाई उनके पास सेल है, आपने अभी अभी कहा कि हम सेल उसे कह रहे हैं, लिविंग उसे कह रहे हैं, सॉरी, जिसके पास सेल है। जी हाँ, मैंने बिल्कुल ऐसा ही कहा, आपने बिल्कुल सही सुना। तो मैम, ये जो लिविंग एंटिटीज हैं, ऐसा कुछ होता है क्या कि इनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स फिक्स हो, कि इतने नंबर ऑफ सेल होंगे तो हम इसे लिविंग कहेंगे? नहीं, सेल होना जरूरी है बस, चाहे एक हो या करोड़ों हो। किसी भी एंटिटी के पास सेल का होना जरूरी है। अगर उसके पास सेल है, चाहे एक हो, चाहे करोड़ों हो, अरबों हो, आप कहोगे उसे लिविंग ही। तो नंबर ऑफ सेल्स इज नॉट द क्राइटेरिया, ओनली द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल इज द क्राइटेरिया। सो लिविंग एंटिटी जो है बेटा मेरे, कैन हैव वन सेल, उसके पास एक सेल भी हो सकता है, जिसे हम लिविंग एंटिटी कह रहे हैं, उसके पास एक सेल भी हो सकता है, और इट कैन हैव मेनी सेल्स, उसके पास बहुत सारे सेल्स भी हो सकते हैं। जी मैम, ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा, तो मैम, जिनके पास एक सेल होता है, हम उन्हें क्या कहते हैं? अरे मेरे बाबू, तुम बहुत अच्छे से जानते हो, आईक्यू लेवल भी जरूरी नहीं है। आपकी मैडम का खुद लो था भाई, लेकिन फिर भी देखो क्या कर रही हैं, आज पढ़ा रही हैं, डॉक्टर बना चुकी हैं। जिसके पास एक सेल है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है मैम? बाबू मेरे, तुम जानते हो इस चीज को, जिनके पास एक सेल होता है, हम उन्हें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जिनकी पास, जिनका शरीर, जिनका ढांचा, जिनकी बॉडी एक ही सेल की बनी होती है, हम उन्हें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लेकिन जिनके शरीर में, जिनके ढांचे में, जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल हों, हम उन्हें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मैम, ये तो फोर्थ फिफ्थ की बात है। हाँ है, तूने ही तो कहा था बेसिक से पढ़ाओ, तूने ही तो कहा था बेसिक से पढ़ाओ। अभी लिखा था ना चैट बॉक्स में, बेसिक से पढ़ाओ। भाई मैं तो कितने बेसिक पे जा रही हूँ, फोर्थ फिफ्थ वाले बेसिक पे जा रही हूँ। अगर छोड़ो, 11th 12th बर्बाद है, छोड़ो, तुम्हारा फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ भी बर्बाद है, तो भी तुम धूम मचाओगे। बस इस बैच में आ जाओ। चलो जी मैम, तो हमें यूनिसेल्युलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म समझ में आ गया। अब फटाफट से जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि तुम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के कितने एग्जाम्पल जानते हो। जल्दी से लिख के बताओ, फटाफट। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के कितने एग्जाम्पल तुम जानते हो? जल्दी से फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बैक्टीरिया, धरती पर ना जाने कितने प्रकार के बैक्टीरिया हैं। धरती पर नाना प्रकार के बैक्टीरिया हैं, जाने कितने, करोड़ों, करोड़ों से भी ज्यादा स्पीशीज बैक्टीरिया की धरती पर होंगी। जैसे अगर मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स दूं, राइजोबियम, स्ट्रेप्टोकोकस, ई कोलाई, ल्यूकोनोस्टॉक, स्ट्रेप्टोकोकस, सारी की सारी ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे आप साइनोबैक्टीरिया कहते हो, जैसे नोस्टॉक, एनाबिना। मैडम 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 मैडम, इतने सारे नाम, हम तो घबरा गए, हमें तो याद ही नहीं होंगे। किसने बोला याद करने को? किसने बोला याद करने को? धीरे धीरे जब रोज इनके नाम सुनोगे, तुम्हें अपने अपने लगेंगे, अपने आप याद हो जाएंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। टेंशन बिल्कुल नको लेने का। तो धरती पे जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी, सबके पास एक ही सेल होता है।
दुनिया का कोई बैक्टीरिया ऐसा नहीं है जिसके पास एक से ज्यादा सेल हो। बैक्टीरिया कभी मल्टी सेल्यूलर नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। अब तुम्हें ये बात बहुत सिंपल लग रही होगी, पर तुम भरोसा नहीं करोगे मेरी बात का। जब ऑफलाइन क्लास में मैं पढ़ाती थी और मैं सवाल पूछती थी बच्चों से, ड्रॉपर बैच के बच्चों से, कि बेटा बैक्टीरिया कैन बी मल्टी सेल्यूलर, ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? यकीन मानो 20% बच्चा इसको फॉल्स कहता था, तो सॉरी ट्रू कहता था कि हाँ बैक्टीरिया कैन बी मल्टी सेल्यूलर। ना बाबू ना, जितने भी बैक्टीरिया धरती पर हैं वो सारे एक सेल के बने होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गी हो, चाहे वो कोलाई हो, लैक्टोबैसिलस हो, दही जमाने वाला बैक्टीरिया, सब यूनिसेलुलर होते हैं। और बैक्टीरिया क्या है आप जानते हो? ये हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं। ये कौन सी क्लास का टॉपिक था? 8वीं क्लास में पढ़ाते थे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। लेकिन तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं समझूंगी कि तुमने 8वीं क्लास में भी नहीं पढ़ा। मैं यही समझ के पढ़ाऊंगी कि तुमने 8वीं क्लास में भी नहीं पढ़ा। अगली क्लास में, जो क्लास हमारी कब होगी, फ्राइडे को होगी, उसमें प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी। पर अभी के लिए तुम इतना जानो कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, यानी कि जिसके पास सेल है तो, पर बहुत ही सिंपल टाइप का सेल है। सेल भी दो तरह के हो सकते हैं। प्रकृति में, नेचर में दो तरह के सेल होते हैं, एक सिंपल और एक जटिल, बहुत कॉम्प्लेक्स। ऐसे प्राणी जिनके शरीर में बहुत जटिल, बहुत कॉम्प्लेक्स सेल होता है, वो यूकैरियोट होता है। और जिनके पास एकदम सिंपल सा भोला सा सेल होता है, वो प्रोकैरियोट होते हैं। और एक बात और सुनते जाओ, यहीं यहीं धरती पे बैक्टीरिया के अलावा और कोई भी प्रोकैरियोट नहीं होता। जी हां, धरती पे केवल और केवल बैक्टीरिया ही हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं। बैक्टीरिया को छोड़कर सब यूकैरियोट है, सब। यानी कि धरती पर जितने भी नाना प्रकार के बैक्टीरिया हैं, वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं, यानी कि उनके पास सिंपल सेल है, और वो सारे के सारे यूनिसेल्युलर हैं। चाहे तो नोट लगा के कहीं लिख लेना, मैं कल फ्राइडे की क्लास में ये सब बहुत डिटेल में बताऊंगी। आज लिखना चाहते हो तो लिख लो। सारे के सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होते हैं और यूनिसेल्युलर होते हैं। फिर मैम और एग्जाम्पल बता सकते हो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के? तुम बताओ, फटाफट से बताओ। चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स क्रैश कर दो, हैंग कर दो चैट बॉक्स को, चैट बॉक्स को हैंग कर दो। बताओ। अमीबा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका डायग्राम भी बनाते थे। अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलीना है, ठीक है। आपके एक दो और एग्जाम्पल हैं, क्लोरेला है जो कि एक तरह की एल्गी है। ये सब आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी मैं तुम्हें नाम लिख के ज्यादा डराऊंगी नहीं। ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? ये यूकैरियोट्स हैं। इनकी बॉडी भी एक ही सेल की बनी होती है, लेकिन इनका जो सेल है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इतनी बात समझ में आई कि जिंदा हम उसे कहेंगे, जिंदा हम उसे कहेंगे जिसके पास सेल हो। वो सेल सिंपल भी हो सकता है। अगर वो सेल सिंपल है तो वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और अगर वो सेल कॉम्प्लेक्स है तो वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। जो जिंदा प्राणी होते हैं वो एक सेल के भी बने हो सकते हैं, यानी कि यूनिसेल्युलर। वो एक से ज्यादा सेल के भी बने हो सकते हैं, यानी कि मल्टीसेल्युलर। अगर वो यूनिसेल्युलर हैं तो इसमें पहला एग्जाम्पल बैक्टीरिया का आ जाता है, जो कि प्रोकैरियोट है। बाकी ये हैं, ये सारे यूकैरियोट्स हैं। धरती पर बैक्टीरिया के अलावा और कोई प्रोकैरियोट नहीं होता। मल्टीसेल्युलर में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपके सारे एनिमल्स आ जाते हैं। जितने भी एनिमल्स आपको अपने आसपास दिखते हैं, बताओ क्यों, कौन कौन से एनिमल्स? आंखें बंद करो, सोचो। मुझे अपने घर में जो है छिपकली दिखाई दे रही है, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच। मेरे घर में ये सब कुछ नहीं है, बट जनरली हमें घर में ये सब कुछ दिखाई देता है ना? हाथी, घोड़ा, चींटी, ये सारे एनिमल्स क्या हैं? मल्टी सेल्युलर हैं। प्लांट्स, आप अपने आसपास इतने सारे पेड़ देखते हो, प्लांट्स क्या हैं? मल्टी सेल्युलर हैं। मोस्ट प्लांट्स, कुछ प्लांट्स, कुछ एल्गी ऐसी हैं जो यूनिसेल्युलर भी हो सकती हैं, उसे हम आगे बात करेंगे उसकी। लेकिन प्लांट्स भी
आप अपने आसपास आम का पेड़ देखते हो, अंजीर का पेड़ देखते हो, आप खजूर का पेड़ देखते हो, ये सारे पेड़ क्या है? मल्टी सेलर हैं। ठीक है? जी मैम। इतनी कहानी हमें अच्छे से समझ में आ गई। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग क्या होती है? लिविंग को हम लिविंग क्यों कहते हैं? और फिर वो यूनिसेलर हो सकती है, मल्टी सेलर हो सकती हैं। प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट, ये फ्राइडे के लेक्चर में बहुत डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए सिर्फ सिंपल सा बताया है कि प्रोकैरियोट जिसके पास सिंपल सेल हो, और प्रोकैरियोट धरती पर केवल बैक्टीरिया होते हैं, यूकैरियोट जिनके पास जटिल सेल हो। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म सारे यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है? कोई भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म धरती पर ऐसा नहीं है जो प्रोकैरियोट हो। राइट? ऑल आर यूकैरियोट्स। चलिए, उम्मीद है आपने इतना छाप लिया होगा अच्छे से, सुंदर सुंदर नोट्स अपनी कॉपी में बना लिए होंगे। आ जाइए, अब हम बात करते हैं सेल की। सेल का इंट्रोडक्शन लेते हैं जी। अभी अभी मैंने बताया सेल होना जरूरी है, तभी मैं किसी एंटिटी को लिविंग एंटिटी कहूंगी। अब हम सेल की एक सुंदर सी क्यूट सी डेफिनेशन लिखते हैं, जो हम 9th क्लास में भी लिखते थे, 10th क्लास में भी लिखते थे, 11th क्लास में भी लिखते थे। आ जाओ लिखते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of life। ये बचपन वाली स्टेटमेंट याद आई? एक नंबर में आता था डिफाइन सेल। कैसे डिफाइन करते थे? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बात हम लिखते तो थे एक नंबर की डेफिनेशन में, पर क्या हम इस बात की गहराई को, क्या हम इस बात की डेप्थ को समझते हैं? आ जाइए समझते हैं। हम इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? व्हाट इज द रीजन? ये सवाल रीजन असर्शन में आ सकता है। तो आप क्या कहेंगे? सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। जो धरती पर जीवन है, लाइफ है, उसको बनाने वाला, उसका ढांचा बनाने वाला, उसका स्ट्रक्चर बनाने वाला सेल है। एक बैक्टीरिया, उसको भी कौन बना रहा है? सेल। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, आई एम अ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, मुझे भी कौन बना रहा है? सेल, है ना? तो चाहे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हो, सबको कौन बना रहा है? सबका ढांचा कौन बना रहा है? सेल। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सो रीजन में आप क्या लिखेंगे अगर ये सवाल रीजन असर्शन में आता है? व्हाई सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ? बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म, रीजन लिखो चलो, मेरे साथ साथ नोट्स बनाने हैं, मेरे हटने का वेट नहीं करना। एवरी ऑर्गेनिज्म, वेदर यूनिसेल्युलर, चाहे वो प्राणी यूनिसेल्युलर हो और मल्टी सेल्युलर हो, धरती पर हर एक प्राणी किसका बना है? इज कंपोज्ड ऑफ सेल। रीजन असर्शन में अगर ये सवाल आता है तो आप इसका जवाब ये देंगे, हर एक प्राणी सेल का बना है, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे मल्टी सेल्युलर, इसीलिए हम इसे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अब नोट लगाकर हम यहां बहुत प्यारी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। पहले मेरे साथ लिखो, फिर मैं उसको अच्छे से समझाऊंगी। नोट क्या है भाई? एनी स्ट्रक्चर, कितनी प्यारी लाइन है, सवालों में मिलेगी, हल्के में मत लेना। एनी स्ट्रक्चर लेस देन अ कंप्लीट सेल, लेस देन अ कंप्लीट सेल। शब्दों पे ध्यान दो, खुद से समझने की कोशिश भी करो। सिर्फ हाथ नहीं चलने चाहिए नोट्स लिखते हुए, नोट्स लिखते हुए सिर्फ हाथ नहीं चलने चाहिए, साथ साथ दिमाग भी चलना चाहिए कि जो लिख रहे हो वो क्या है, तो समझते भी चलो। एनी स्ट्रक्चर लेस देन अ कंप्लीट सेल डू नॉट हैव independent existence।
ओए होए होए, क्या मजेदार लाइन है। बोले तो एकदम हॉटस्पॉट क्वेश्चन है ये बहुत ही सुंदर सवाल बन सकता है। क्या लिखा है मैम आपने? एनी स्ट्रक्चर, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो आपको नेचर में दिखाई दे रहा है जिसके पास एक प्रॉपर सेल ना हो, सेल ही ना हो, चाहे वो सिंपल सेल हो चाहे कॉम्प्लेक्स सेल हो, सेल ही नहीं है उसके पास, तो क्या वो अपने आप को स्वतंत्र रूप से जिंदा रख सकता है? नहीं रख सकता। धरती पर ऐसी कोई भी चीज जिसके पास एक सेल ना हो, चाहे वो सिंपल सेल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स सेल हो, उसमें ये क्षमता नहीं होती है, उसमें ये कैपेसिटी नहीं होती है कि वो अपने आप को जिंदा रख सके। यानी कि जिंदा रखने के लिए एक सेल के पास कम से कम, एक ऑर्गेनिज्म के पास कम से कम एक सेल तो होता है भाई। अब मुझे चैट बॉक्स में जरा बताओ, तुम्हें इसका कोई ऐसा एग्जाम्पल याद आता है? ऐसी कोई चीज है धरती पे जिसके पास एक प्रॉपर सेल नहीं है और वो खुद को स्वतंत्र रूप से, आजाद रूप से जिंदा नहीं रख सकता? मुझे चैट बॉक्स में अगर किसी बच्चे ने बताया तो मैं उसका नाम लूंगी। मुझे चैट इतनी स्लो क्यों दिखाई दे? चलिए, अरे वाह स्टडी मोटिवेशन ने वायरस लिखा है, महविश ने वायरस लिखा है, हबील ने वायरस लिखा है, और हमारा सीरत मंजूर ने वायरस लिखा है। गजब मेरे बच्चों, गजब। दैट्स लाइक माय बॉयज एंड गर्ल्स, दैट्स लाइक माय बॉयज एंड गर्ल्स। बेहतरीन। तुमने तो मेरा कॉन्फिडेंस ही बढ़ा दिया यार कि मैम आप पढ़ाओ, हम पढ़ेंगे और दोनों मिलके फोड़ेंगे। ऐसी क्या चीज है जो हम बता नहीं सकते और समझ नहीं सकते? 100% कॉन्सेंट्रेशन से क्लास में आएंगे मैम, जवाब देंगे। आप सवाल पूछो, हम जवाब देंगे, दिमाग को एक्टिव रखेंगे, और यकीन मानो मैम, अगले साल नीट सेलिब्रेशन में आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे। आ जाओ। ऑब्वियसली एग्जाम्पल है वायरस बाबूजी, एग्जाम्पल है वायरस। इसको अगली स्लाइड पे एक्सप्लेन करूंगी, अभी के लिए इसको यहीं छोड़ते हैं। इसको अगली स्लाइड पे एक्सप्लेन करूंगी, अभी के लिए इसको यहीं छोड़ती हूं। क्यों कहा मैंने ऐसा? अब यहां आते हैं हम कहते हैं सेल इज कॉल्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कह रहे हैं। फंक्शनल, फंक्शन क्या होता है मैम? फंक्शन, भाई फंक्शन होता है काम। आपकी बॉडी में कितने सारे काम हो रहे हैं, आप तो खर्राटे मार के खाना खा के सो जाते हो। जब तुम सो भी रहे हो तब भी तुम्हारे शरीर में कितने काम चल रहे हैं तुम्हें पता है? डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, मैं मेरे पास पता नहीं ट्रिलियंस ऑफ सेल मेरी बॉडी में है, क्या मेरे अंदर ही ये काम होते हैं? एक अमीबा, एक अमीबा जो केवल एक सेल का बना है, एक अमीबा केवल एक सेल का बना है, एक बैक्टीरिया केवल एक सेल का बना है, यूग्लिना के पास केवल एक सेल है, उनके पास मेरे तरह ट्रिलियंस ऑफ सेल नहीं है, मेरी तरह किडनी नहीं है, लिवर्स नहीं है, लंग्स नहीं है। तो क्या उनके अंदर ये सारे काम नहीं होते होंगे? जरा सोच के बताओ फट से, क्या उनके अंदर ये सारे काम नहीं होते होंगे? अमीबा जिसका शरीर एक ही सेल का है, क्या उसके अंदर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन ये होता होगा कि नहीं होता होगा? सोच के बताओ फटाक से, जल्दी बताओ। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जिनकी बॉडी एक सेल की बनी है, बैक्टीरिया की बॉडी एक सेल की बनी है, क्या उनमें डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन नहीं होता होगा? होता है। तो चाहे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, फर्क नहीं पड़ता भाई। सबके अंदर जिंदा रहने के लिए जितने भी वाइटल, असेंशियल, इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो सब में होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। यानी कि जितने भी फंक्शन, जितने भी कामकाज किसी को जिंदा रखने के लिए जरूरी हैं, वो एक सेल के अंदर होते हैं। जिंदा रखने के लिए क्या क्या फंक्शन जरूरी है भाई साहब? मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये एक अकेला सेल भी कर सकता है और खूब सारे सेल मिलके भी कर सकते हैं। हमारी बात समझ में? यानी कि हम फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं सेल को? क्योंकि जिंदा रखने के लिए जितने जरूरी कामकाज हैं वो सेल कर लेता है, अकेले कर लेता है। तो रीजन असर्शन का बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा ये भैया, व्हाई सेल इज कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? बिकॉज अ सेल
कैन परफॉर्म, लिखो रे मेरे साथ साथ फटाफट, सुंदर से नोट्स बनाओ मेरे साथ साथ, रीजन लिखो, ये असर्शन होगा, ये तुम्हारा असर्शन होगा। सेल इज कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, नीचे उसका लिखा होगा रीजन, बिकॉज अ सेल कैन परफॉर्म ऑल वाइटल फंक्शंस, बिकॉज अ सेल कैन परफॉर्म ऑल वाइटल फंक्शंस। वाइटल, मैम ये तो थोड़ी भारी अंग्रेजी नहीं हो गई, हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े थे। अरे भाई मैं भी तो सरकारी स्कूल से ही पढ़ी हूं। वाइटल का मतलब होता है असेंशियल, असेंशियल का मतलब होता है जरूरी। तो शशि थरूर टाइप अंग्रेजी एनसीईआरटी में इस्तेमाल की गई है, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी मैम उसके लिए उसको आपके लिए डिकोड करेंगी। सो एक सेल में सारे फंक्शन हो सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शन हो सकते हैं। अ सेल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एक सेल अपने आप को स्वतंत्र रूप से जिंदा रखने का जो है कैपेसिटी रखता है। एक सिंगल सेल भी अपने आप को जिंदा रख सकता है क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो रहे हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। अ सेल कैन परफॉर्म, अ सेल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो देखो बाबू, देखो रे, ओ बाबू, ये जो डेफिनेशन है तुम्हारी, ये तुमने कब से पढ़ी है? छठी क्लास से पढ़ी है, 9वीं क्लास में भी, 10वीं क्लास में भी। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ी है, पर आज हम इसे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। हमने नीट का चश्मा लगा लिया, अब मैं इसी लाइन को नीट के चश्मे से देख रही हूं, और मुझे जब मैंने नीट का चश्मा अपनी आंखों पे लगाया तो मुझे इस लाइन में दो बेहतरीन रीजन असर्शन के क्वेश्चन दिखाई दिए, और वो ये हैं। आई बात समझ में? जी मैडम, आई बात समझ में। चलिए बेहतरीन, ये बात समझ में मैम हमें आई। अब आप कह रहे थे कि आप वायरस के बारे में हमें अगली स्लाइड पे बताओगे। ये स्लाइड सबने लिख ली बेटा? ये स्लाइड सबने लिख ली बाबूजी? लिख लो, फिर आगे चलते हैं। चलो बेटा, अब आपने कहा मैम हमें थोड़ी देर पहले कि वायरस के बारे में कुछ बताओगे, कि आपने वायरस को ऐसे आपने ऐसे क्यों कहा मैम, हमें बुरा लगा। वायरस तो देखो कितना अच्छा है, उसने 1 साल हमारी पढ़ाई को एकदम चौपट कर दिया, हमें कितने मजे आए। हमने यूट्यूब पे सिर्फ खाना बनाने की वीडियोस देखी, हम घर में बंद हो गए, हमने कितनी मौज काटी है मैडम। ऑनलाइन क्लासेस तो कौन ही पढ़ता था, ऐसा लगा कि हमारे जीवन में जैसे बाहर आ गई हो, सारे जानवर, जंगली जानवर सड़कों पर आ गए, सारा वातावरण साफ हो गया। वायरसेस तो इतने अच्छे होते हैं मैम, पहली बार ह्यूमन स्पीशीज को, ह्यूमन रेस को दिखाया कि निठल्लेपन में कितना मजा है। घर के अंदर बंद हो जाओ, सारा दिन खाना बनाओ, खाओ, कितना मजा आएगा। लेकिन उसी समय में बहुत लोग परेशान भी हुए थे बेटा। तो वायरस के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो मैडम, हम टची हो गए? अरे बाबू, क्या कहा मैंने वायरस के बारे में? मैंने कहा उसके पास कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें कहा उसके पास कुछ नहीं है, उसमें इतना गूदा ही नहीं है, उसमें इतना दम ही नहीं है कि वो अपने आप को जिंदा रख सके। वायरस डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वायरस की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, उसके बस की कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुनिया का सबसे डेंजरस एंटिटी है। पूरी ह्यूमन स्पीशी को, जिसे हम डोमिनेंट स्पीशी कहते हैं, जिसने घरों में बैठा दिया, तो सोचो वायरस क्या चीज होगी। लेकिन वो हवा में कुछ नहीं है। अगर वायरस यहां हवा में है तो वो कुछ नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही वो एक लिविंग सेल के अंदर आएगा, जैसे ही वो एक लिविंग सेल के अंदर आएगा, वो उस लिविंग सेल को अपना बना लेता है, उस पर अपना हक जताता है और खुद को मल्टीप्लाई करता है। लेकिन लिविंग सेल के बाहर, होस्ट सेल के बाहर
मेरे शरीर के बाहर तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो खुद को जिंदा ही नहीं रख सकता, खुद को ग्रो नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास सेल नहीं है। डू नॉट हैव अ प्रॉपर सेल। प्रॉपर सेल का क्या मतलब होता है मैडम? बताती हूँ क्या मतलब होता है प्रॉपर सेल का। एक सेल के पास बाबू मोशाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। देखिए यार, इतना तो सबको पता होगा, अब चीटिंग मत करना, इतना तो तुम्हें पता होगा यार। बिल्कुल नील बटे सन्नाटा हो तो इतना तो तुम्हें पता होगा यार, इतना तो मेरी मम्मी को भी पता है यार, इतना तो मेरी मम्मी को भी पता है बाबू। केशव गर्ग कह रहा है मैम योर एक्सप्लेनेशन इज फैंटास्टिक, थैंक यू बाबू, लव यू टू। देखो, इतना तो मेरी मम्मी को भी पता है, वो सिर्फ 11th क्लास तक पढ़ी है। सेल के बाहर एक बाउंड्री होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, सेल ऑर्गेनलीज होती हैं। इसे मैं सेल कहती हूँ, जो अपने आप को जिंदा रख सकता है और अपने काम काज कर सकता है। लेकिन वायरस क्या है बाबूजी? वायरस क्या है? क्या है वायरस? वायरस के पास केवल होता है जेनेटिक मटेरियल। वो डीएनए भी हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है। ये हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको वहां वायरस पढ़ाऊंगी। बस ये है वायरस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है इसके पास, कुछ नहीं है। ये है वायरस जो हवा में मजे ले रहा है, करना इसके बस की कुछ है नहीं। इसके पास प्रोटीन कोट होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या है मैडम? जिसके ऊपर इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है। वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी। फर्दर डिटेल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत मजा आएगा तुम्हें वायरस पढ़ने में, माँ कसम मजा ही आ जाएगा, ऐसा वायरस पढ़ाऊंगी। तो देखो, वायरस ये है वायरस बस। इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? नो मैडम। क्या इसके पास साइटोप्लाज्म है? नो मैडम। क्या इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है? नो मैडम। तो भाई, ये कुछ नहीं कर सकता, ना ये डाइजेशन कर सकता, ना रेस्पिरेशन कर सकता, ना एक्सक्रीशन कर सकता। इसके बस का कुछ नहीं है। इसके पास सेल ही नहीं है बाबू मोशाय, इसके पास सेल ही नहीं है। इसके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है और जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ प्रोटीन कोट होता है। तो जिसके पास सेल ही नहीं है वो अपने आप को जिंदा नहीं रख सकता है। इसीलिए हम कहते हैं सेल फंक्शनल यूनिट भी है और स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। तो मैम वायरस को हम क्या कहेंगे? मैम एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इस क्वेश्चन में मैम बहुत कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग कुछ बताते हैं, कुछ लोग कुछ बताते हैं। तो वायरस को हम क्या कहेंगे मैम? हम इसे लिविंग थिंग कहेंगे या नॉन लिविंग थिंग कहेंगे? हम इसे कुछ नहीं कहेंगे। ना तो मैं इसे लिविंग थिंग कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि इसके पास सेल नहीं है। और ना मैं इसे नॉन लिविंग थिंग कह सकती। क्यों नहीं कह सकती मैडम? जब इसके पास सेल नहीं है तो आप इसे नॉन लिविंग थिंग कहो। अरे बाबू, इसके पास डीएनए और प्रोटीन तो है। अच्छा तो सोच के बता, मेरे पास ये माउस है, ये माउस है ना, मैं इसको नॉन लिविंग थिंग कह रही हूँ। मेरे पास ये पेन है, मैं इसको नॉन लिविंग थिंग कह रही हूँ। मैंने इयरिंग पहना है, मैं इसे नॉन लिविंग थिंग कह रही हूँ। क्यों कह रही हूँ? क्यों कह रही हूँ? इनके पास कुछ नहीं है। क्या इस पेन के पास डीएनए है? क्या इसमें प्रोटीन है? क्या इसमें प्रोटीन है, डीएनए है? नहीं है ना बाबू। प्रोटीन और डीएनए ये लिविंग मटेरियल है, सेल नहीं है। डीएनए सेल नहीं है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। इफ यू आर लाइकिंग माई वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, इफ यू आर लविंग द क्लास, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्लास, दैट मीन्स सो मच टू मी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको अगर अच्छा लग रहा है, यही मेरा मोटिव है। थैंक यू सो मच, लव यू बेटा। तो बेटा इसके पास प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल है, इसीलिए मैं इसे नॉन लिविंग भी नहीं कह सकती पूरी तरह। तो हम वायरस को कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये हम बहुत डिटेल में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में वायरस में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स डिस्कवरी ऑफ सेल। मैम धीरे धीरे सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? हमें सेल के बारे में पता कैसे चला कि सेल होता है, वो सेल जो लिविंग को लिविंग बनाता है? तो इस राह में सबसे पहला नाम जो आता है वो हमारा आता है रॉबर्ट हुक साहब का। मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे, मेरे हटने का वेट नहीं करेंगे। सबसे पहला नाम यहां पर हमारे सामने आता है रॉबर्ट हुक साहब का।
इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्लांट सेल लिया, इन्होंने प्लांट से कॉर्क सेल निकाल लिया। मैम ये कॉर्क क्या होता है, अभी बताते हैं कॉर्क क्या होता है। आपने कोई भी पेड़ अगर देखा हो, प्लांट अगर देखा हो, जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, जैसे आम का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, ठीक है, बरगद का पेड़ हो, बैनियन ट्री हो, उस पर ऊपर पेड़ की छाल होती है जो ऊपर से खुरच जाती है, पेड़ की छाल होती है जो ऊपर से खुरच जाती है। तो उस पेड़ की छाल में कुछ डेड सेल होते हैं, उस पेड़ की छाल में कुछ डेड सेल होते हैं, मरे हुए सेल होते हैं, जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं, बाहरी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। उन्हें हम कॉर्क सेल्स कहते हैं। वो अंदर से खोखले होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता। सो जो कॉर्क है, दिस इज डेड प्लांट सेल। तो इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने इस तरह के कॉर्क सेल को, जो कि एक मरा हुआ सेल है, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, इस कॉर्क सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। तो जब इन्होंने प्लांट के इस मरे हुए सेल को, कॉर्क सेल को, जो प्रोटेक्शन का काम देता है, बाकी ये कोई काम नहीं कर पाता, मरी हुई चीज थोड़ी काम थोड़ी ना कर पाएगी, वो सिर्फ प्रोटेक्शन कर सकती है। तो जब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उन्हें कुछ इस प्रकार का हेक्सागोनल हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फाइन आर्ट्स की क्लास नहीं है, ये बायोलॉजी की क्लास है। बस डायग्राम इतना हो, बेसिक हो कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, है ना। हमें यहाँ कोई आर्ट्स का कंपटीशन नहीं लड़ना है, और बहुत सुंदर डायग्राम बनाने के चक्कर में बहुत सारा टाइम चले जाता है बेटा। मैं वो टाइम बचाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस और एनसीईआरटी रीडिंग में लगाना चाहूंगी। तो बस ऐसा डायग्राम हो जिसमें लेबलिंग समझ में आए। मेरी बायोलॉजी की टीचर हमेशा मुझे कहती थी कि डायग्राम, बायोलॉजी का डायग्राम सुंदर हो ये जरूरी नहीं है, बस लेबलिंग अच्छे से और पूरी होनी चाहिए, ताकि मुझे समझ में आ जाए, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं तुम्हें पूरे नंबर दूंगी। तो मेरी डायग्राम खराब होने का श्रेय मेरी बायोलॉजी टीचर को जाता है, जिन्होंने हमेशा लेबलिंग पे ज्यादा ध्यान दिया। तो चलिए, इस तरह का हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने देखा, ठीक है। एक बच्चा सवाल में पूछ रहा है, मैम इसका ईयर हमें याद करना है क्या, कि इसको कब डिस्कवर किया? नहीं, आपको ईयर याद नहीं रखना है बेटा। एनसीईआरटी में कहीं भी ईयर मेंशन्ड नहीं है, रॉबर्ट हुक का नाम भी मेंशन्ड नहीं है। तो जो एनसीईआरटी में पहले कौन किसका फादर है, कौन किसकी मदर है, फादर ऑफ बायोलॉजी, मदर ऑफ बायोलॉजी, ये सब सवाल आते थे, ईयर्स पे क्वेश्चन आते थे। अब ये सब आउटडेटेड क्वेश्चन हो गए हैं। अब नीट में एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, रटने वाले कम, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। लेकिन जो नाम, जो साइंटिस्ट के नाम और जो सन, जो ईयर एनसीईआरटी में लिखे हैं, वो हम जरूर याद करेंगे, उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो नहीं लिखे हैं उन्हें हम याद करेंगे नहीं, और वो नीट में कभी आएंगे नहीं। तो आपको ये याद नहीं करना ऐसा कब हुआ, ठीक है। चलिए, तो रॉबर्ट हुक साहब ने कॉर्क सेल को जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, सो ही ऑब्जर्व्ड अ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। और अगर आपको खूबसूरत डायग्राम देखना है, तो आपको देखो यहां भी दिख रहा है, इधर दिख रहा है पीले रंग से, कितना सुंदर बनाया मैंने। ऐसा हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा मधुमक्खी का छत्ता होता है, आपको यहां दिख रहा होगा हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये सुंदर डायग्राम है, और ये मेरे हाथ का बनाया हुआ नॉर्मल डायग्राम है। सो ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने ऑब्जर्व किया। अब तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है, सोचो। जब इन्होंने ये देखा होगा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उन्होंने तो केवल सेल वॉल देखी है, इस सेल के पास केवल सेल वॉल है, इट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड, ये अंदर से खोखला है, इसके पास कुछ भी नहीं है। बस सेल वॉल है, ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ना सेल मेम्ब्रेन है। यानी कि इसके पास जो लिविंग मटेरियल है, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, वो एब्सेंट है। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं मैडम? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बताऊंगी।
प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं मैडम? घबराना नहीं है, बताऊंगी। सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो एक जिंदा लेयर होती है। साइटोप्लाज्म लिविंग मटेरियल है, सेल ऑर्गेनेलीज लिविंग मटेरियल हैं। इन सबको मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये इसके पास है ही नहीं। जो सेल वॉल होती है ना बेटा, ये डेड लेयर होती है। सेल वॉल एक मरी हुई लेयर होती है, डेड लेयर होती है। सेल वॉल को छोड़कर बाकी सेल के पास जो कुछ भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलीज, ये सारी जिंदा चीजें हैं। ये लिविंग मटेरियल हैं जो मिलकर एक लिविंग सेल को बनाते हैं। लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं है, ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ना साइटोप्लाज्म, ना न्यूक्लियस, ना सेल ऑर्गेनेलीज, यानी कि जो जिंदा मटेरियल होता है, जो सेल को जिंदा बनाता है, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, वो एब्सेंट है। तो क्या इन्होंने सही मायनों में एक जिंदा सेल को देखा? बताओ, बोलो रे। क्या इन्होंने सही मायनों में एक जिंदा सेल को देखा, एक प्रॉपर सेल को देखा? नहीं, इन्होंने प्रॉपर सेल देखा ही नहीं। सही मायनों में तो इन्होंने केवल सेल वॉल देखी है भाई। सो एक्चुअली ही ऑब्जर्व्ड सेल वॉल ओनली। उन्होंने सही मायनों में केवल सेल वॉल ही देखी, प्रॉपर सेल तो इन्होंने देखा ही नहीं। नॉट अ लिविंग सेल। इन्होंने सही मायनों में एक प्रॉपर लिविंग सेल को देखा ही नहीं। इन्होंने तो केवल सेल वॉल देखी। इसको नोट लगा के हाईलाइट कर लेना। इन्होंने जिंदा सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देखा था। इन्होंने एक मरे हुए सेल को, कॉर्क सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, जो कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था, और सही मायनों में इन्होंने केवल सेल वॉल देखी। तो अगर ये पूछता है, सवाल ये आता है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर खेला खेला हो सकता है आपके साथ। आपके साथ क्या हो सकता है? खेला खेला। अगर वो सवाल ये पूछेगा कि सबसे पहले सेल किसने देखा माइक्रोस्कोप में, सेल, तो आप कहोगे रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अगर वो ये पूछेगा सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखा, तो आप इनका नाम नहीं लोगे। थैंक यू बेटा राहुल। नॉट अ लिविंग सेल, जस्ट सेल। इसको यहां पे लिख लेना, खेला हो सकता है, ब्रैकेट में लिख लेना, इस लाइन के साथ खेला हो सकता है। खेला हो सकता है। अगर क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन ये कहेगा किसने सबसे पहले सेल को देखा माइक्रोस्कोप के नीचे, सेल, सेल, खाली सेल की बात कर रहा है वो, जिंदा सेल नहीं कह रहा, खाली सेल कह रहा है, तो आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। सिर्फ सेल, हु ऑब्जर्व्ड सेल, रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर वो जिंदा सेल की बात करेगा तो हम क्या कहेंगे, वो आगे देखते हैं। इतना लिखिए, फिर फटाक से आगे चलते हैं। उम्मीद है सारे बच्चों ने छाप लिया होगा, मैंने अच्छे से टाइम दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट पर। आपको सुंदर सी फोटो नजर आ रही है, कितने अच्छे इनके बाल है। इतने भारी बाल तो मेरे भी नहीं है। मैं पीछे जाकर इनसे पूछना चाहूंगी कि ये कौन सा तेल इस्तेमाल करते थे। आज की सारी लड़कियां पूछना चाहेंगी। ही इज गिविंग अ टफ कॉम्पिटिशन टू रणवीर सिंह। तो चलिए, विद अ फ्लिप, लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू नेम, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जी हाँ, यही वो महान इंसान है। ये ना ये एक बिजनेसमैन थे, लेकिन बिजनेसमैन होने के साथ साथ इनमें एक कीड़ा था, कुछ नया करने का। इनको माइक्रोस्कोपी में बड़ा इंटरेस्ट था, तो इन्होंने खुद से अपना माइक्रोस्कोप डिजाइन किया, और उस सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में सबसे पहले जिंदा सेल को देखा। बाबू मोशाय, जिंदा सेल को। सो जी हाँ, यही वो महान प्राणी हैं जिन्होंने सबसे पहले जिंदा सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा।
So Anton von Leeuwenhoek first observed लिविंग सेल. सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, सिली मिस्टेक मत करिएगा. सेल लिखा है या लिविंग सेल लिखा है? फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल अंडर माइक्रोस्कोप. जी हाँ. और वो लिविंग सेल कौन कौन से थे? आ जाइए. वो लिविंग सेल जो इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखे वो कौन कौन से थे? आ जाइए जानते हैं. वो लिविंग सेल थे आपका आरबीसी, रेड ब्लड सेल, WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्रोटोजोअन्स. मैम प्रोटोजोअन किन्हें कहते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, ये प्रोटोजोअन्स होते हैं जो कि एक सेल के होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, अभी बताया. इन्होंने स्पर्मेटोजोआ देखा. मैम स्पर्मेटोजोआ क्या होता है? स्पर्म, जो मेल्स में स्पर्म होते हैं. बैक्टीरियल सेल को देखा. तो ये वो सारे जिंदा सेल थे जिनको इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा. क्लियर? जी मैम, ये हमें बहुत अच्छे से याद हो गया. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच. तो अगर वो ये कहेगा कि सबसे पहले सेल किसने देखा, तो रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सही मायनों में एक मरे हुए सेल को देखा था. लेकिन अगर वो कहेगा कि सबसे पहले जिंदा सेल को किसने देखा, तो हमारा जवाब होगा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक. मैं इतना ज्यादा क्यों इस पे वो कर रही हूँ बेटा, तवज्जो दे रही हूँ, क्योंकि जल्दीबाजी में सबसे आसान क्वेश्चन में सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक बच्चे करते हैं. चलिए फिर हम चलते हैं. ये आपको जो स्क्रीन पर अभी नजर आ रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है बहुत जटिल डायग्राम न्यूक्लियस का, जो देखने में सुंदर नहीं लग रहा है, थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, पर चिंता मत कीजिए, ये सब आपको समझ में आएगा. सो अब हम बात करते हैं तीसरे साइंटिस्ट की, दैट इज रॉबर्ट ब्राउन. जी हाँ, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कंफ्यूज नहीं होंगे. कई बार हमारा दिमाग कुछ और पढ़ता है, हम कुछ और समझते हैं. बच्चे रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में कंफ्यूज हो जाते हैं. वो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट ब्राउन थे. रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? ही फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. इन्होंने सबसे पहले सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस को देखा. न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल, जिसके अंदर हमारा डीएनए होता है, हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जो कि हमें हमारे मम्मी पापा से मिलते हैं. ठीक है बेटा? जी मैम, ये कहानी हमें समझ में आई. तो हमें तीनों साइंटिस्ट अच्छे से याद हो गए. रॉबर्ट हुक, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक एंड रॉबर्ट ब्राउन. चलिए. जी मैम, ये तीनों तो हमें याद हो गए. अब एक और खूबसूरत फोटो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर. मैम ये किसका फोटो है? ये सुंदर सा फोटो है सर मेथियास स्क्लीडन का. ये सुंदर सा फोटो है सर मेथियास स्क्लीडन साहब का. ये कौन थे मैम? बेटा ये जर्मनी के बोटैनिस्ट थे. ही वॉज अ जर्मन बोटैनिस्ट. जर्मनी. बोटैनिस्ट कौन होते हैं मैम? जैसे मैं एक बोटैनिस्ट हूँ, मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन बॉटनी से करी है, तो जो बॉटनी पढ़ते हैं उनको बोटैनिस्ट कहते हैं. तो ये जर्मनी के थे और बॉटनी पढ़ते थे, बोटैनिस्ट थे. मैम इन्होंने क्या किया? अब यहाँ ध्यान देंगे. एनसीईआरटी में क्योंकि ईयर मेंशन्ड है, तो मैं यहाँ पर ईयर मेंशन कर रही हूँ, और ये आपको अपने दिमाग की किताबों में छापना है. ये एनसीईआरटी में लिखा है 1838 में. न्यूक्लियस का डायग्राम आपको नहीं बनाना बेटा. बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम क्या हमें न्यूक्लियस का डायग्राम बनाना है? नहीं बनाना बेटा. न्यूक्लियस को डिटेल में आगे पढ़ेंगे तब बनवाऊंगी डायग्राम. 1838 में इन्होंने क्या किया? ही स्टडीड प्लांट्स. इन्होंने प्लांट्स को पढ़ना शुरू किया.
और जब इन्होंने प्लांट्स में दिलचस्पी दिखाई, उन्हें पढ़ना शुरू किया, उन्हें जानना शुरू किया, तो इन्होंने देखा कि जो प्लांट्स हैं वो सेल्स के बने होते हैं. प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. और या फिर कह सकते हैं आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये आगे बताऊंगी, एंड टिश्यूज. तो यहां आप इतना ही ध्यान रखेंगे. याद हो गया? मेरे साथ साथ याद कीजिए. मेथियास स्क्लीडन, जर्मन. आपको कंट्री याद रखनी है, जर्मन. ये एक जर्मन बोटैनिस्ट थे. कई बार खेला खेल देते हैं, ब्रिटिश लिख देते हैं, नहीं, जर्मन बोटैनिस्ट थे. 1838 में इन्होंने प्लांट्स को गहराई से पढ़ा और जाना कि प्लांट्स जो होते हैं उनकी बॉडी में सेल्स होते हैं और वो सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं. तो प्लांट की बॉडी में सेल्स और टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. इनका कंट्रीब्यूशन आप इतना ही याद रखेंगे, इससे बाहर नीट में कुछ नहीं पूछता है. क्लियर? जी मैम. अब आपको यहाँ एक और बड़ा सुंदर सा फोटो नजर आ रहा होगा. मैम ये सुंदर सा फोटो किनका है? तो आ जाइए लिखते हैं. ये हैं हमारे थियोडर स्क्वान साहब. थियोडर स्क्वान. अब खेला खेला जा सकता है. ये भी एक जर्मन है, जर्मनी से बिलोंग करते हैं, पर ये जूलॉजिस्ट हैं. जो जूलॉजी एनिमल्स को पढ़ते हैं उन्हें जूलॉजिस्ट कहते हैं. अब यहां पर लिख लेना खेला हो सकता है. मेरे पास जो सबसे लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसमें भी डेटा गलत है, तो यहां लिख लेना खेला हो सकता है. मैम क्या खेला हो सकता है? यहाँ पे ब्रिटिश लिखा हो सकता है, तो यहाँ पे रेड अलर्ट लिख लेना. रेड अलर्ट. ओल्ड एनसीईआरटी में यहाँ ब्रिटिश लिखा है, पुरानी एनसीईआरटी में ब्रिटिश लिखा है, लेकिन न्यू करेक्टेड एनसीईआरटी में ब्रिटिश को हटाकर जर्मन कर दिया गया है. तो ये आप ध्यान रखेंगे और उम्मीद है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. पहले ब्रिटिश था, ही वॉज ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, पर आप ध्यान रखेंगे ये करेक्शन है, ये एनटीए की तरफ से करेक्शन आया है. आपकी जो एनसीईआरटीज हैं उसमें क्या लिखा है आप भूल जाइए. आपकी एनसीईआरटीज में क्या लिखा है भूल जाइए. मैडम ने जो याद कराया आप ये याद करेंगे, ही इज अ जर्मन जूलॉजिस्ट. अब हम इनके कंट्रीब्यूशन याद करते हैं. एनसीईआरटी में इनके 3 कंट्रीब्यूशन दे रखे हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ध्यान से सुनते जाइएगा एक एक. और यहाँ पे फिर से एक चीज बताऊंगी जिसमें खेला हो सकता है, ध्यान से सुनते रहना, अपनी कंसंट्रेशन को बनाए रखना मेरे साथ. देख बेटा, ध्यान से देखो रे. इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? ऑब्वियसली अगर ये जूलॉजिस्ट हैं तो एनिमल सेल को तो पढ़ा ही होगा इन्होंने. मैम इन्होंने एनिमल सेल को पढ़ के क्या बताया? जब इन्होंने एनिमल सेल को माइक्रोस्कोप में देखा बेटा, तो इन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल होते हैं उनके चारों तरफ, सेल के चारों तरफ एक बड़ी प्यारी सी पतली सी मेम्ब्रेन होती है. तो ही स्टडीड एनिमल सेल, और क्या बताया एनिमल सेल को पढ़ के? दैट एनिमल सेल हैव अ आउटर थिन लेयर. सेल के चारों तरफ एक पतली सी लेयर प्रेजेंट होती है, आउटर थिन लेयर. और उस आउटर थिन लेयर को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आज की तारीख में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कह देते हैं. ये लाइनें एज इट इज लिखी हुई आएंगी और आपसे पूछेंगे बताओ ये किसने बताया? बोलो बोलो कौन है वो, बोलो बोलो कौन है वो. तो ये लाइन लिखी आएगी.
कि एनिमल सेल के चारों तरफ एक आउटर थिन लेयर होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बात किसने बताई, किसने बताई? तो स्क्वॉन, स्क्वॉन किसके जैसा लग रहा है? स्वॉन। स्वॉन क्या होता है? पक्षी। पक्षी क्या होता है? एनिमल। सो ऑब्वियसली एनिमल सेल को किसने पढ़ा था? स्क्वॉन ने। मैम एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इन्होंने प्लांट सेल को भी पढ़ डाला? इनको चैन नहीं मिल रहा था। जो हमारे स्क्लीडन साहब थे वो है ना बोटेनिस्ट, तो प्लांट सेल पढ़ने का काम तो उनका हुआ ना। पर किसी किसी को कीड़ा होता है भाई, ये जूलॉजिस्ट थे, पढ़ना चाहिए था इनको एनिमल सेल। नहीं, मैं तो प्लांट सेल भी पढ़ूंगा। तो इन्होंने प्लांट सेल को भी पढ़ा, और जब इन्होंने प्लांट सेल को पढ़ा तो पाया कि भैये थोड़ा सा झोल है, पल पल जीना मुहाल, थोड़ा सा झोल है भाई। और झोल क्या है? झोल ये है, उस झोल का नाम है सेल वॉल। उस झोल का नाम है सेल वॉल। ये जो एनिमल सेल थे उनके पास तो पतली सी लेयर थी बस, लेकिन इनके पास एक और एक्स्ट्रा लेयर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ, जी हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एक पतली सी लेयर है, उसके बाहर की तरफ एक एक्स्ट्रा लेयर और है जो एनिमल सेल के पास थी ही नहीं, और वो सेल वॉल है जी। और वो सेल वॉल है। तो क्या बताया? क्या बताया? सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। एनिमल सेल के पास वो नहीं होती है। सेल वॉल is a unique character of cell, oh sorry, plant cell। अब क्या खेला होता है यहां बच्चों के साथ, ध्यान से सुनना। यहां बच्चों के साथ खेला क्या हो जाता है कि जब ये स्टेटमेंट आती है लिखी हुई कि सेल वॉल का होना ये प्लांट का यूनिक कैरेक्टर है, ये बात किसने बताई? तो बच्चे लगाते कॉमन सेंस। बच्चे लगाते कॉमन सेंस, जो कि वो जनरली कभी लगाते नहीं है, लेकिन जब इस तरह का सवाल आता है तो कॉमन सेंस सारी लगा लेते हैं। प्लांट सेल, हमारी मैडम ने हमें बताया था कि जो बॉटेनिस्ट थे वो तो स्क्लीडन साहब थे, तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट सेल उन्हें नहीं पढ़ा होगा, तो इस बात को भी उन्होंने ही बताया होगा ना। छोटे ना, ना छोटे ना, भले ही इन्होंने प्लांट सेल को पढ़ा था, पर इस बात को बताने वाले कि सेल वॉल का होना प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर है, वो कौन साहब थे? समझ में आ रहा है? वाह। सो खेला हो सकता है, लिख लेना। फिर तीसरी चीज इन्होंने क्या दी? एक हाइपोथेसिस भी दी। इनका पेट नहीं भर रहा, देख रहे हो तुम, इनका पेट नहीं भर रहा, इन्हें करते ही जाना है चीजों को, ये नहीं मान रहे। एनिमल सेल को भी पढ़ लिया, प्लांट सेल को भी पढ़ लिया, अब भैया इन्हें एक हाइपोथेसिस भी देनी है। मैम हाइपोथेसिस और थ्योरी में क्या फर्क होता है, मैं यही बता देती हूं। हाइपोथेसिस जो होती है बेटा, वो अनप्रूव्ड डेटा होता है। अनप्रूव्ड डेटा, आपने किसी बात को बस केवल कह दिया। लेकिन थ्योरी क्या होती है? थ्योरी, इट इज प्रूव्ड वेरीफाइड डेटा, ये अंतर है। तो जब हम किसी बात को केवल कह देते हैं, जब हम किसी बात को केवल कह दी, मैंने बस ऐसी कह दी, उसका कोई प्रूफ नहीं दिया, उसका कोई प्रमाण नहीं दिया, तो वो हाइपोथेसिस है। लेकिन जब मैं प्रॉपर प्रमाण दूं उस बात का, प्रॉपर प्रूफ दूं, तो वो थ्योरी बन जाती है। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी
क्या हाइपोथेसिस दी मेरे बच्चों? उन्होंने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पर हैं, वेदर प्लांट और एनिमल, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। बेटा क्लास 3 बजे तक होगी और हर दिन यही ड्यूरेशन रहेगी, ना मैं क्लास जल्दी छोड़ूंगी ना मैं क्लास लेट करूंगी। हमारा क्लास का टाइम रहेगा 1:15 to 3। मैं बिल्कुल 1:15 से पे स्टार्ट करूंगी, बिल्कुल 3 पे छोड़ दूंगी, ठीक है? ना कम ना ज्यादा, एकदम एप्ट। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर प्लांट और एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। वो किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। अब ये क्या लिखा है मैम, अभी बताती हूँ बेटा। और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। तो इन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पर हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो सारे के सारे सेल से बने होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने होते हैं। मैम ये प्रोडक्ट ऑफ सेल क्या होता है? सेल बहुत सारी चीजें बनाता है, जैसे आप जानते हैं हमारी बॉडी में इतने सारे हार्मोन्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, उनको कौन बनाता है? सेल बनाता है। तो जो मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में न जाने कितने एंजाइम्स हैं जिनको निरंतर रूप से कंटिन्यूअसली मेरा सेल बनाया जा रहा है, हार्मोन्स हैं जिनसे मेरी बॉडी चल रही है। तो जितने भी प्राणी धरती पर हैं वो सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल, जो सेल बना रहा है उससे मिलकर बनते हैं। तो ये तीनों बातें थियोडर स्क्वान ने कही। क्या आपको मेरे साथ याद हो गया है बेटा? और ईयर एनसीईआरटी में दे रखा है, तो हम एनसीईआरटी का ईयर मेंशन करेंगे। वहां मैंने क्या लिखा? 1838, एक साल बाद 1839। और क्योंकि ये ईयर एनसीईआरटी में मेंशन्ड है तो हमें इसको याद करना है। उम्मीद है आपने सारा अच्छे से साफ सुथरा छाप लिया होगा। हम आगे चलेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि थियोडर स्क्वान साहब का पेट ही नहीं भर रहा था। उन्होंने एक नहीं, उन्होंने तीन तीन बातें करके दिखाई। हाइपोथेसिस भी दी, प्लांट सेल को भी पढ़ा और एनिमल सेल को भी पढ़ा। उनकी शक्ल ही पढ़ाकू लग रही है, इतनी पढ़ाकू कि कान के नीचे भी बाल आ गए हैं। चलिए अब अब मैं आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट और पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद मैं एनसीईआरटी रीड करूंगी, क्वेश्चंस कराऊंगी, आपके डाउट देखूंगी, पोल हम देखेंगे, पोल का रिजल्ट देखेंगे और फिर प्यारा सा थैंक यू बोलेंगे। तो मैम सेल थ्योरी क्या है? जो हमारे स्क्वान साहब थे उन्होंने तो केवल हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस मैंने आपको समझा दिया क्या होती है, थ्योरी क्या होती है। उन्होंने हाइपोथेसिस दी, लेकिन जो सेल थ्योरी है इसका ईयर एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है कि सेल थ्योरी कब आई। लेकिन अगर आप गूगल पर देखेंगे तो सेल थ्योरी 1838 से 1839 के बीच में ही आई। तो सेल थ्योरी वाज फॉर्म्युलेटेड। सेल थ्योरी को किसने मिलकर फॉर्म्युलेट किया? was formulated together, was formulated by Matthias Schleden and Theodor Schwann together. स्क्वान ने अकेले सिर्फ हाइपोथेसिस दी थी। ध्यान देना बेटा बात पे, खेला नहीं खेलना है खुद के साथ, अपने आप के साथ खेला खेलने नहीं देना है। हाइपोथेसिस केवल इन्होंने दी थी, लेकिन इन्होंने दोनों ने मिलकर, स्क्लीडन और स्क्वान ने दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को फॉर्म्युलेट किया, सेल थ्योरी को बनाया, जो क्या कहती है? जो कहती है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ cell and products of cell
मैम ये प्रोडक्ट्स ऑफ सेल कौन है? प्रोडक्ट्स ऑफ सेल है मेरे बच्चों, आप यहां चाहे तो लिख सकते हैं सेल जो सिक्रीट करता है, सिक्रीशंस ऑफ सेल। क्योंकि एनसीईआरटी में प्रोडक्ट ऑफ सेल को बताया है तो हमें पता तो होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ सेल है क्या। सेल जो बनाता है, सेल एंजाइम्स बनाता है, हॉर्मोन्स बनाता है, सेल वॉल बनाता है, एनिमल्स के केस में बोन्स का मैट्रिक्स बनाता है, बहुत सारी चीजें हैं जो सेल बनाता है। तो आप यहां एक्सेट्रा लिख लीजिए। और क्या कहा? सेल इज द, ये जो हम इतनी फेमस लाइन पढ़ते हैं, जो हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, ये लाइन सेल थ्योरी ने ही तो हमें बताई। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये इन्होंने ही तो बताया हमें। ये हमें इन्होंने ही बताया बेटा। जो फेमस लाइन है ये सेल थ्योरी की ही लाइन है। तो दिस वाज सेल थ्योरी, दिस इज सेल थ्योरी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था, इसकी एक बहुत भारी कमी थी। ड्रॉबैक, इसकी कमी क्या थी मैम? इट डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। इसने हमें ये नहीं समझाया कि नए सेल कहां से आते हैं भाई। इट डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। कहां से आते हैं नए सेल? हवा से आते हैं। पहले मुर्गी आई या अंडा आया बताओ? पहले मुर्गी आई कि अंडा आया? कहां से आ रहे नए सेल? हवा से अवतरित हो रहे हैं या उनका अवतार हो रहा है, ये घड़े से निकल रहे हैं? कहां से बन रहे हैं नए सेल? ये इन्होंने नहीं समझाया। तो अकेले इन्होंने हाइपोथेसिस दी, दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी, जो 1838 से 1839 के बीच में आई। एनसीईआरटी में ईयर मेंशन्ड नहीं है, ये उसके मेन पॉइंट हैं। लेकिन इसकी कमी क्या थी? इसकी कमी थी कि वो ये नहीं समझा पाई कि नए सेल कहां से बनते हैं। उसके बाद इसमें बड़ा बदलाव किया गया। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बदलाव, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी। ये किसने किया? इट वॉज डन बाय रूडोल्फ वर्चाउ। जो कमियां हैं उनको धीरे धीरे दूर किया जाता है। तो रूडोल्फ वर्चाउ साहब ने सेल थ्योरी की कमी को दूर किया। सो मॉडिफिकेशन किसने किया? बाय रूडोल्फ वर्चाउ इन 1855। क्योंकि एनसीईआरटी में ईयर मेंशन्ड है तो हम इसको लिखेंगे। 1838 से 1839 के बीच में सेल थ्योरी आई, लेकिन 1855 में सेल थ्योरी में एक बड़ा बदलाव करने वाले रूडोल्फ वर्चाउ साहब थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इसमें एक एडिशन किया। और वो एडिशन क्या था? वो बदलाव क्या था? जो पुरानी सेल थ्योरी थी उसमें उन्होंने एक बदलाव किया, एक एडिशन किया। और द नेशन वांट्स टू नो, पूरा भारत ये जानना चाहता था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और उस समय पूरी दुनिया ये जानना चाहती थी कि सेल कहां से आता है। तो इन्होंने उसका जवाब दिया। सो एडिशन मॉडिफिकेशन क्या किया इन्होंने? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। मैम ये कौन सी भाषा है? तुम जानते हो लैटिनवा है, समझ में नहीं आ रही है। क्या लिख दिए हो मैडम, दिमाग खुजलाने का मन कर रहा है। उन्होंने अपनी ही भाषा में कुछ कह दिया। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, सेल्यूला से सेल्यूला आता है,
ओमनिस मतलब आता है, सेल्यूला से सेल्यूला, सेल से ही सेल आता है। तो इन्होंने क्या कहा, दैट, इसका मतलब क्या है, न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम, इसका मतलब क्या है, जो हमने ऊपर अभी बहुत खतरनाक एक मंत्र टाइप का लिखा है, हमने ऊपर एक मंत्र लिखा है जिसका जाप आपको रोज करना है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। उसका मतलब क्या है दोस्तों, न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो नए नए सेल हैं वो पुराने सेल, प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो सेल पहले से धरती पर है उसी से नया सेल बनता है। कैसे मैम, कैसे, कैसे बनता है, डिवीजन से बनता है बाबू, बाय सेल डिवीजन। जो सेल है वो डिवाइड करता है। अगला चैप्टर हमारा क्या होगा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक सेल किस तरह डिवाइड करता है, वो खुद को दुगना करने की क्षमता रखता है। तो एक नया सेल पुराने सेल से ही आता है डिवाइड करके। जैसे आपने बैक्टीरिया में पढ़ा होगा कि एक बैक्टीरिया एक सेल का बना होता है, उसमें डिवीजन होता है जिसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं, फिर उससे दो नए बैक्टीरिया बन जाते हैं, है ना। मेरी बॉडी में इतने सारे सेल हैं, हर रोज वो डिवाइड कर रहे हैं जिससे वो अपने नंबर को दुगना कर रहे हैं, राइट। सो रूडोल्फ वर्चाउ ने क्या किया, ही गेव अ फाइनल शेप टू सेल थ्योरी। रूडोल्फ वर्चाउ gave फाइनल शेप टू सेल थ्योरी। उन्होंने सेल थ्योरी को एक नया रूप दिया। जिस सेल थ्योरी को हम आज की डेट में पढ़ते हैं उसे हम मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं, और उस मॉडर्न सेल थ्योरी को बदलाव देने वाले, उसे एक फाइनल शेप देने वाले कौन थे, हमारे रूडोल्फ वर्चाउ। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ओके बेटा। तो पुरानी सेल थ्योरी क्या कह रही थी, पुरानी सेल थ्योरी बस ये कह रही थी, जस्ट सेकंड, कोड, पुरानी सेल थ्योरी क्या कह रही थी, ये पुरानी सेल थ्योरी में केवल ये दोनों पॉइंट्स थे, लेकिन नई सेल थ्योरी में एक और पॉइंट ऐड होकर आएगा, नई सेल थ्योरी में एक और पॉइंट ऐड होकर आएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे बेटा, थ्योरी और कॉन्सेप्ट के लिए इतना ही। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम क्लास को बंद करेंगे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं आज का खेला विद क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चंस करेंगे फिर एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। आ जाइए। तो क्या आप लोग रेडी हैं? आपके सामने ये रहा आज का हॉट क्वेश्चन, जिसमें मैं आपके लिए जनरेट कर रही हूं पोल। मैं आपको इस सवाल के लिए पूरे 45 सेकंड्स दे रही हूं और ये मैंने स्टार्ट कर दिया पोल। आपका समय शुरू हो चुका है, आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपके फोन में आपको पोल नजर आएगा, वहां पे आप अपने आंसर को रजिस्टर कर सकते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो गलत है, जो इनकरेक्ट है। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म अपने आप को आजाद रूप से जिंदा रख सकते हैं, जी हाँ। कोई भी स्ट्रक्चर जिसके पास सेल ना हो वो खुद को इंडिपेंडेंटली जिंदा नहीं रख सकता, ये भी सही है। स्क्लीडन और स्क्वान ने एक साथ मिलकर सेल थ्योरी दी, सही है।
स्क्लीडन एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, बक वो एक जर्मन बोटैनिस्ट थे और उन्होंने एनिमल सेल नहीं प्लांट सेल पढ़ा था। तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा सी। तो 66% बच्चों ने आंसर सही दिया है, बाकियों ने गलत क्यों किया मुझे नहीं पता, या तो उन्होंने जल्दीबाजी करी है या सवाल ठीक से नहीं पढ़ा। बेटा नीट क्लियर करने का मतलब है पहले आप अपनी थ्योरी को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर सवाल सॉल्व करेंगे। और सवाल सॉल्व करते हुए आप चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर सही जवाब बनाएंगे। अगर आप सही जवाब नहीं बना पा रहे हैं तो आप नीट के दायरे से बहुत दूर हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन केवल और केवल सवाल बनाने से ही होगा। आपको कितना आता है, आपने कितना याद कर रखा है, वो अलग बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है ये, और मैं चाहती हूं कि सारे बच्चे इसका जवाब एकदम सही दे। 45 सेकंड्स एक सवाल के लिए बहुत ज्यादा समय होता है, आपको नीट में यही सवाल 20 सेकंड के अंदर करने हैं। जिन बच्चों को पोल नहीं मिल रहा वो चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं, मैं लगातार देख रही हूं। हमें बताना है रूडोल्फ वर्चाव के बारे में क्या बात गलत है। इन्होंने ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला स्टेटमेंट दी, हाँ। इन्होंने स्क्लीडन और स्क्वान की हाइपोथेसिस को मॉडिफाई करके सेल थ्योरी को फाइनल शेप दी, हाँ। उनके मुताबिक जो सेल हैं वो पुराने सेल्स से आते हैं, हाँ। इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई तो किया, लेकिन जब मॉडिफाई किया तो ये नहीं समझाया कि नए सेल कैसे बनते हैं, गलत। उन्होंने मॉडिफाई किया और यही तो समझाया कि नए सेल कैसे बनते हैं। तो आंसर विल बी 4। 48% बच्चे, 31% बच्चों ने ए आंसर क्यों दिया है बेटा? गलत हमें बताना है, करेक्ट नहीं बताना। देखो सिली मिस्टेक होती है ना, यही हमें पूरे साल सीखना है। नीट को क्लियर करना एक कला है, और वो कला कैसे आती है? जब आप सवाल सॉल्व करना सीखते हैं, जल्दीबाजी नहीं करते, सिली मिस्टेक नहीं करते। तो ये 31% बच्चों ने यहाँ इनकरेक्ट की जगह करेक्ट पढ़ा और जल्दीबाजी में आंसर पहला ही देकर निकल लिए। चलिए यही हमें पूरे साल बैच में सीखना है और इसी के लिए मैं आपको ट्रेन करूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ रहा है ये, आप इसका जवाब दीजिए फटाफट से। सेल थ्योरी आज की तारीख में जो हमारी मॉडर्न, टुडे का मतलब क्या है? यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड क्या है? यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड है टुडे। ये सारे मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है, मैंने किसी किताब से छापे नहीं है। दीज आर सेल्फ डिजाइंड क्वेश्चंस, जिनको मैं जानबूझ के ऐसा बनाऊंगी जिसमें आप फंसो। आज की तारीख में यानी कि मॉडर्न सेल थ्योरी को जो हम समझते हैं वो क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, यस। सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, हाँ। प्लांट और एनिमल में एग्जैक्ट एक जैसे सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं, नहीं। ये कह रहे हैं प्लांट और एनिमल सेल बिल्कुल एक जैसा होता है, नहीं, बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। आप जानते हैं प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल के पास नहीं होता। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के पास नहीं होती। तो ये गलत है, लेकिन ऊपर वाली लाइन दोनों सही है। तो आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर सही दिया है। 73% बच्चों ने आंसर सही दिया है, वेरी नाइस मेरे बच्चों। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हम एनसीईआरटी रीड करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको बाय बोल देंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, आप इसे सॉल्व करके दिखाइए। इसमें हमें मैच द कॉलम करना है। हम क्लास के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से पढ़ाई करेंगे। हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम सवाल सॉल्व किया करेंगे, जिसमें हम साथ साथ ये टेस्ट करते चलेंगे कि जो हमने पढ़ा वो हमें समझ में आया कि नहीं। हम साथ साथ ये चेक करते हुए भी चलेंगे। आ जाइए देखते हैं। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? हमें पता है, उन्होंने सबसे पहले एक जिंदा सेल को देखा। स्क्वान साहब ने क्या किया? स्क्वान साहब ने ये बताया कि जो सेल्स होते हैं उनके पास एक थिन आउटर लेयर होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और पता है आपको कि सारे सेल्स के पास होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सबके पास होती है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। लेकिन
सेल वॉल केवल प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर है। रुडोल्फ वर्चाउ ने क्या किया, स्क्लीडन और स्क्वान द्वारा दी गई हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, तो यानी कि उसने सीधा सीधा न्यूक्लियस नहीं लिखा, आपको थोड़ा भटकाया। उसने सीधा न्यूक्लियस नहीं लिखा बेटा, आपको थोड़ा भटकाया। उसने न्यूक्लियस लिखने की जगह क्या लिखा, एक ऐसा डेंस स्ट्रक्चर जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, वो न्यूक्लियस है। सो 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो हमारा आंसर बनेगा 3। सो देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर सही दिया है। 33% बच्चों ने आंसर सही दिया है। 50% बच्चों ने आंसर डी क्यों दिया है बेटा, ए का यही होगा ना, ल्यूवन हॉक ने सबसे पहले जिंदा सेल देखा। आपने गलती क्यों करी बेटा, चलिए कोई बात नहीं। तो क्लास में भी हम बिल्कुल इसी तरह चीजों को फॉलो करेंगे। अब हम लीडरशिप बोर्ड देखेंगे। जिस तरह यहाँ पे आपको टॉप 10 परफॉर्मर्स नजर आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह आपको बैच में भी हर क्लास में टॉप 10 परफॉर्मर्स दिखाई देंगे। और जिसमें से जो शुरू के 2 बच्चे होंगे, मैं उनको वीडियो कॉल करूंगी। वीडियो कॉल का ऑप्शन होता है, आज तो मैं वीडियो कॉल नहीं करूंगी, लेकिन बैच में मैं उनको वीडियो कॉल करूंगी, जहां पर वो वीडियो में मुझे दिखाई देंगे, हमसे बातचीत करेंगे। इस तरह बैच में हर एक बच्चे के साथ धीरे धीरे कनेक्शन बनता जाता है और हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारी ऑफलाइन क्लास नहीं है, ये ऑनलाइन क्लास है। सो आज के टॉप 10 परफॉर्मर्स हैं यशविनी, हबील, इको एक्सप्लोर, उमर, शर्बा, जयकुमार। मैं चाहूंगी गरिमा, मैं चाहूंगी जब आप बैच में आओ तो जो अपना यूजर नेम रखो वो सही मायनों में अपना नाम रखो, क्योंकि आपको अपने नाम पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि क्लास में वो नाम गूंजेगा और मैं आपको आपके नाम से याद रखना चाहती हूँ, किसी रैंडम से नाम से नहीं। तो चलिए, ये हुए हमारे पोल। अब देखिए बेटा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे देती हूँ, ध्यान से सुनिए। जाने से पहले एक छोटी सी बात मुझे आपको बतानी है, सारे बच्चे यहाँ ध्यान से देखेंगे। ये जब आप बैच ओपन करेंगे तो बैच ओपन करने के बाद आपके सामने ऑल क्लासेस लिखा आएगा। जब आप ऑल क्लासेस को क्लिक करेंगे तो वहां पे लिखा आएगा लेक्चर्स, और लेक्चर्स के बगल में लिखा आएगा रिसोर्सेज। जब आप रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां एडमिशन फॉर्म की लिंक दिखाई देगी। आपको ये ओपन करनी है, इसे भरना है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगी। ये बहुत एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको करनी ही है। चलिए, फिर जाते जाते मैं आपको एक चीज ये बता देती हूँ कि जो हमारा यकीन मॉड्यूल है, यकीन का जो मॉड्यूल है, बच्चे पूछते हैं कि क्या मैम इसको खरीदना कंपलसरी है। जरूरी नहीं है बेटा, लेकिन अगर आप खरीद लेंगे तो बहुत अच्छा है। तो आज का मैं होमवर्क आपको देकर जा रही हूँ। यकीन का जो सबसे पहला मॉड्यूल है, उसमें पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन 1 to 9 और पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन 1 to 10। अगर आपके पास नहीं है तो आप मंगा लीजिए, जब आ जाएंगे आप तब कर लीजिएगा। और दूसरा होमवर्क क्या है, आपकी डीपीपी। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, लगभग 12 क्वेश्चन की डीपीपी आपको मिलेगी, जो क्विज फॉर्मेट में होगी। लेक्चर खत्म होते ही आपको वो 12 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो कुछ टॉपिक अगर क्लास में कवर नहीं हो पाए हैं, अगर वो डीपीपी में है तो आप छोड़ सकते हैं, वो क्वेश्चन आप कल सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर जाने से पहले फटाफट से मैं एनसीईआरटी रीड कराती हूँ। तो अभी कोई बच्चा जाएगा नहीं, मेरे साथ एनसीईआरटी को रीड करना सीखेंगे। हम फटाफट से जितना पार्ट हम आज कवर कर चुके हैं वो एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, इसमें 5 मिनट लगेंगी। आ जाइए। ये कह रहा है व्हेन यू लुक अराउंड, जब आप अपने आसपास देखते हैं तो आप लिविंग और नॉन लिविंग चीजों दोनों को देखते हैं। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि जो इनएनिमेट थिंग्स हैं उनके पास ऐसा क्या नहीं है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास है। तो आपके दिमाग में क्या आंसर आता है, यू गेट द आंसर सेल। ऑल ऑर्गेनिजम्स, जितने भी प्राणी हैं वो सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। कुछ सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं, और कुछ बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं, मेनी सेल्स, जिन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एक सेल क्या है, सेल, अगर मैं सेल को डिफाइन करूं तो अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूं, अगर मैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं जिसके पास एक ही सेल है, तो वो एक सेल क्या क्या कर सकता है। वो एक सिंगल सेल की अपनी खुद की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, वो अपने आप को आजाद रूप से जिंदा रख सकता है, और वो एक सिंगल सेल सारे के सारे असेंशियल फंक्शन कर सकता है।
आप ऐसा मत समझिएगा कि एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म अमीबा पैरामीशियम वो कुछ नहीं कर सकते, वो सारे काम कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकते हैं, जिससे हमें ये समझ में आता है कि एक सिंगल सेल आजाद रूप से जिंदा रह सकता है और सारे काम कर सकता है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये मैंने आपको पढ़ाई दिया, इसीलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले एक जिंदा सेल को देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने फिर न्यूक्लियस को डिफाइन किया। फिर ये कह रहा है जैसे जैसे माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट आती गई, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, इन सब ने सिंपल माइक्रोस्कोप्स यूज किए, लेकिन जब बहुत हाई पावर के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए पिक्चर में, तो फिर हमने सेल ऑर्गेनेलीज, इन सब डीएनए, इन सब को भी, क्रोमोसोम्स, इन सब को भी देखना शुरू कर दिया। 1838 में जो स्क्लीडन साहब थे, जो कि एक जर्मन बोटैनिस्ट थे, उन्होंने प्लांट्स को पढ़ा और बताया कि सारे प्लांट्स अलग अलग तरह के सेल्स के बने होते हैं और टिश्यूज बनाते हैं। उसी समय 1839 में स्क्वॉन साहब, यहां पर ब्रिटिश लिखा है, यहां ब्रिटिश लिखा है, हम इसे जर्मन करेंगे, ये गलत है। जर्मन जूलॉजिस्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स को पढ़ा और बताया कि एनिमल सेल्स के पास एक थिन आउटर लेयर होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के पास होती है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। फिर उन्होंने प्लांट को भी स्टडी किया और बताया कि सेल वॉल होना एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट्स का, और इन्होंने साथ साथ एक हाइपोथेसिस भी दी जिसमें उन्होंने बताया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल के बने होते हैं। स्क्लीडन और स्क्वॉन ने मिलकर एक साथ सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, लेकिन ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। तो फिर रुडोल्फ वर्चाओ ने 1855 में सबसे पहले ये एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड करते हैं और नए नए सेल बनाते हैं, यानी कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मॉडिफिकेशन किया, बदलाव किया हाइपोथेसिस में, और आज की तारीख में जो हम मॉडर्न सेल थ्योरी हम पढ़ते हैं वो ये कहती है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के बने हैं, और सारे के सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज होते हैं। तो हमने साथों साथ एनसीईआरटी को भी रीड कर लिया है। कोई भी लाइन ऐसी नहीं है एनसीईआरटी की जो आपको समझ में ना आई हो। जहां खेला खेला जा सकता था मैंने आपको बता दिया। अब आपका होमवर्क क्या है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक एडिशनल फीचर दे रही हूं जो मैंने आपको अभी बताया था कि आप यहाँ इस ये एनसीईआरटी फिलअप में आपको होमवर्क में दे रही हूं बेटा, इसको आप करेंगे, इसका सोल्यूशन आपको कल की क्लास में मिल जाएगा। ये एनसीईआरटी फिलअप मैं दे रही हूं, ये आप आज ही सॉल्व करेंगे, जिसका सोल्यूशन आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। चलिए, तो जाने से पहले मैं फटाफट से पूरे लेक्चर का एक समरी आपको बता देती हूं। इन अ नट शेल, नट शेल मतलब पूरे लेक्चर का सार। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि सेल को सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलर हो चाहे मल्टी सेलर हो, उनको सेल ही बनाता है, और एक सेल के अंदर सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। फिर जो हमारा सेल होता है उसको डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल को देखा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लाइव सेल को देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को देखा। जो हमारे मेथियास स्क्लीडन साहब थे जो कि एक जर्मन बोटैनिस्ट हैं, उन्होंने 1838 में प्लांट्स को पढ़ा और बताया कि प्लांट्स अलग अलग तरह के सेल्स और टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। 1839 में स्क्वॉन साहब आए जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट थे, लेकिन उन्होंने एनिमल सेल को भी पढ़ा, प्लांट सेल को भी पढ़ा। प्लांट सेल को पढ़ के बताया कि सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट सेल का। एनिमल सेल के चारों तरफ एक आउटर थिन लेयर होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और साथों साथ उन्होंने एक हाइपोथेसिस भी दी जिसमें उन्होंने बताया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने होते हैं।
स्क्लीडन और स्क्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दी, जो कि समझाती है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने होते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझा पाए कि नए नए सेल्स कैसे बनते हैं। तो 1855 में रुडोल्फ वर्चाओ साहब आए और उन्होंने सेल थ्योरी में एक बड़ा बदलाव किया और बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला, नए सेल पुराने सेल से ही आते हैं बाय सेल डिवीजन, जिन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी को एक नई शेप दी। तो ये हुआ हमारा समरी, द सार ऑफ द होल लेक्चर। तो अब मैं आपको बोलना चाहूंगी थैंक यू, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। होमवर्क क्या है, लेक्चर खत्म होते ही अपनी डीपीपी सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी फिलअप करेंगे, पूरे लेक्चर को रिवाइज करेंगे और एक बार समरी लेक्चर देख लेंगे। हमारा बैच का फ्लो यही रहेगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया। मुझे भी आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू बेटा, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। मिलते हैं फ्राइडे की क्लास में शार्प 1:15 AM इन द बैच। और आज मेरी आवाज बिल्कुल फटे बांस जैसी है, तो मैं कैसे गाना गाऊं? मैं गाना गाना चाहती थी, लेकिन इस आवाज में भी मैं आपके लिए एक प्यारा सा गाना गा के चलूंगी। द सॉन्ग इज तुम आए तो हवाओं में एक नशा है, तुम आए तो फिजाओं में रंग सा है, ये रंग सारे बस तुम्हारे, और क्या, और क्या, और क्या। तो बैच में बहुत सुरीली आवाज में मैं आपके लिए गाना गाऊंगी, वहीं मजे करेंगे। बाय, टाटा, लव यू ऑल। कमेंट करके जरूर बताना कैसा आपको लेक्चर लगा, और कोई कमी हो तो वो भी बताना, मैं उसको जरूर दूर करूंगी। बाय बेटा, साइनिंग ऑफ।